Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 131 World War मोक्ष का जलन और गुस्सा। ईशानी ने फोन रखा ही था कि तभी कोई आकर उसके गले लग गया। ये कोई और नहीं शिवम था जिसने ईशानी को देख लिया था। सोहा और अनुज भी उसके साथ ही खड़े थे। वो आज पहली बार इतने बड़े कॉन्सर्ट को आते कर रहे थे। उनके फेस पर खुशी झलक रहा था। वहीं शिवम को फिर से अपने बॉस के गले पड़ा हुआ देखकर जैकी को जलन हो रहा था। उसका मन कर रहा था अभी इस शिवम को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दे। जब देखो मेरी बॉस से चिपक जाता है जोंक की तरह, जैकी बस मन ही मन यही बोल रहा था। वहीं जैकी को ऐसे शिवम को घूरता देख ईशानी की सारे दोस्त समझ गए थे कि जबकि को जलन हो रही है। रितिका हास्य हुए जैकी को चिढ़ाते हुए बोली, कोई तो कह रहा था उसकी ईशानी बॉस सबसे ज्यादा उससे ही प्यार करते हैं। वो ही उनका इकलौता प्यारा छोटा भाई है, पर यहाँ तो कोई और उसका प्यारा छोटा भाई है। रितिका की बात सुनकर जैकी का रही सही सब्र भी खत्म हो गया। उसे इस वक्त और भी ज्यादा जलन हो रहा था। वो जल्दी से आगे जाकर साइड से ईशानी को हग करते हुए शिवम को ईशानी से दूर करते हुए बोला, छोड़ो तुम मेरी बॉस को, तुम उन्हें ऐसे हग नहीं कर सकते। ईशानी ने अपना सिर हिला दिया। उसे अच्छे से पता जैकी एक नंबर का जल कुकड़ा है। उसके हिसाब से सिर्फ वही उसके छोटा भाई बनने के काबिल है, कोई और नहीं। वहीं शिवम भी कम नहीं था। वो जैकी को घूरते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, मैं क्यों अपनी दी से दूर जाऊं, तुम मेरी दी से दूर रहो, समझे। उसकी बात सुनकर जैकी भी गुस्से से बोला, मैं पहले उनका छोटा भाई हूं, मेरी बॉस मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तुम मुझे उनसे दूर होने को कहने वाले होते कौन हो। वहीं उन दोनों को ऐसे झगड़ते देख सोहन और अनुज ने अपना सिर हिला दिया। वो एक से समझ गए थे कि जैकी भी उनके दोस्त की तरह ही है, बिल्कुल झलकुका। वहीं ईशानी की चारों दोस्तों को तो हंसी आ रही थी। अनुजा हंसते हुए धीरे से बोली, लगता है आज यहाँ वर्ल्ड वार होने वाली है जैकी और शिवम के बीच। देखने में मजा आएगा कि लास्ट में जीत किसकी होने वाली है। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे। उन्हें ऐसे हंसते और ऐसी बातें करते देखकर ईशानी अपनी आंखें छोटी करके उन्हें घूरने लगी। ईशानी को खुद को ऐसे घूरता पाकर चारों उसे चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ देख रहे थे, जैसे कह रहे हो तेरे दोनों भाई को तू ही संभाल, हमें देखने से क्या होगा। जैकी और शिवम के बीच वर्ल्ड वार शुरू होता उससे पहले ईशानी का फोन रिंग हुआ। ईशानी से दोनों दूर हो गए ताकि ईशानी बात कर सके। दर्शित का कॉल देखकर ईशानी ने कॉल पिक कर लिया तो दर्शित उधर से बेचैन होते हुए बोला, रेचल वेट कर रही है, कहाँ हो तुम, अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्या मैं तुम्हें लेने आऊं। दर्शित की इतने सारे सवाल सुनकर ईशानी ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने जैकी और शिवम को देखा जो एक दूसरे को बड़े शिद्दत से घूर रहे थे, जैसे अभी एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे मारने के लिए। ईशानी गहरी सांस लेकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, हम अभी वहां आ रहे हैं। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसने दर्शित को अभी अभी भी बोला है। वहीं दर्शित जो आपने म्यूजिक रूम में था, ईशानी की मुंह से भाई सुनकर तो वो खुशी से झूम रहा था। आज इतने सालों बाद उसने अपनी बहन की मुंह से खुद के लिए भाई सुना था। वो खुशी से बोला, मेरी प्रिंसेस ने मुझे भाई बोला, मुझे तो इसे रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। वहीं उस रूम में मौजूद दर्शित की दोस्त जो उसके साथ ही स्टेज परफॉर्म करते थे, वो दर्शित को ऐसे खुद होता हुआ देखकर हैरान थे, क्योंकि दर्शित कभी ऐसे खुलकर नहीं हंसता था जैसे वो आज दिन भर में बिहेव कर रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि कहीं उनका ये दोस्त पागल तो नहीं हो गया है, जो खुद में ही स्माइल कर रहा है तो कभी फोन देखकर स्माइल कर रहा है। वो चारों दर्शी के दोस्त एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। रॉकी जो गिटार प्लेयर था और दर्शित के साथ सालों से था, कॉलेज टाइम से वो दोस्त थे। वो दर्शित के पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी स्मैक क्यों कर रही हो, जैसे तुम आज पहली बार अपनी बहन से मिलने वाले हो, तुम्हारी बहन तो पहले भी कॉन्सर्ट में आई थी ना। रॉकी एक्चुअली प्रिया की बात कर रहा था, क्योंकि उन सबको पता था कि दर्शित की एक छोटी बहन है जिसे उन्होंने एक बार रेहान और अयान के साथ देखा था, और कुछ दिन पहले जो न्यूज वायरल हुई थी उसे भी बस कुछ ही लोगों ने देखा था, और तब तो ये लोग सब लंदन में थे, किसी की शादी में सिर्फ दर्शित ही नहीं गया था। उसकी बात सुनकर दर्शित की आंखें छोटी हो गया, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि रॉकी किसकी बात कर रहा है, जरूर वो प्रिया की बात कर रहा होगा।
दर्शित उन सब को देखकर बोला, तुम जिसके बारे में कह रहे हो वो मेरी बहन नहीं है। मैं अपनी खुद की बहन से बात कर रहा था, वो अभी यहाँ आने ही वाली है, तुम सब कुछ देख लेना। वहाँ पर रेचल पीछे की साइड वेट कर रही थी, पर जब उसे ईशानी नहीं मिली तो वो सोच रही थी कि शायद ईशानी को रास्ता नहीं मिला होगा। तभी ईशानी और बाकी सब वहाँ आ गए। ईशानी ने जब रेचल को खड़ा देख तो वो समझ गई कि शायद यही उसके दर्शित भाई की असिस्टेंट है। रेचल ने जब उन सब को देखा तो वो उनके पास आ गई और बोली, क्या दर्शित सर ने बुलाया है? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो रेचल स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम ईशानी हो, दर्शित सर की बहन? तो ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। रेचल खुशी से बोली, वो तो तुम उनकी बहन जिसकी आने की बात से सर सुबह से इतने खुश है। फिर ईशानी को देखकर बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल एक प्यारी डॉल की तरह दिखती हो तुम। उसकी बात सुनकर सबकी होंठों पर स्माइल आ गई। रेचल उन सबको पीछे से अंदर ले गई। दर्शित की म्यूजिक रूम के पास आकर उसने नॉक किया। वहीं दर्शित नॉक की आवाज़ सुनकर खुश हो गया, उसे पता था ये उसकी बहन होगी। उसने कॉम इन कहा तो सब अंदर चले गए। इस रूम में सिर्फ दर्शित और उसके दोस्तों के अलावा किसी को आना अलाउ नहीं था, जब तक किसी को बुलाया ना जाए। सब अंदर चले गए। दर्शित ने जैसे ही ईशानी को देख तो वो उसके पास आ गया, उसे गले लगाते हुए उसकी सिर को सहलाने लगा जैसे ईशानी कोई बच्ची हो। वहीं दर्शित के चारों दोस्त हैरानी से दर्शित को देख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि दर्शी अपनी बहन को इतना प्यार करता है। और तो और ईशानी इतनी खूबसूरत थी कि वो चारों उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। वो सब इतने सालों से इस एंटरटेनमेंट दुनिया का हिस्सा थे। उन लोगों ने बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेस के साथ परफॉर्म किया था, पर ईशानी की नेचुरल ब्यूटी के आगे तो वो सब भी फीके थे। रेचल ने उन सब को बैठने के लिए बोला तो ईशानी की चारों दोस्त जैकी, शिवम और उसके दोनों दोस्त वहीं सोफे पर बैठ गए। दर्शित ने ईशानी को सबके साथ इंट्रोड्यूस किया। चारों ने ईशानी को हेलो बोला। ईशानी ने भी उन सबको पॉलिटिली हेलो बोला। ईशानी की इतनी प्यारी वॉयस सुनकर तो चारों और भी प्यार से उसे देखने लगे। उसके बाद बाकी सबको भी दर्शित ने अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया। शिवम और अनुज, सोहन तो खुशी से सबसे मिल रहे थे, क्यों DM और उसका ग्रुप तो पूरे इंडिया और बाहर भी मशहूर था, उनका सबका एक अलग अलग फैन बेस था। दर्शित ने ईशानी को वही बैठने को बोला, फिर रेचल को उन सब के लिए स्नैक्स और कॉफ़ी लाने के लिए बोल दिया तो वो वहाँ से चली गई। जब उसकी नज़र अपने चारों दोस्तों पर गई जो कंटिन्यूसली ईशानी और उसकी चारों दोस्तों को देख रहे थे, तो वो उनके पास जाकर बोला, नज़र मत लगाओ मेरी बहन को। उसकी आवाज़ से सब होश में आए। उसका एक दोस्त जिसका नाम शुभम था, वो एक बहुत अच्छा सिंगर और डांसर था, वो दर्शित की तरफ देखकर बोला, यार क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल पारी की तरह, क्या तू उसे फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहता है? उसकी बात सुनकर रॉकी भी बोला, हाँ भाई, अगर तेरी बहन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर गई तो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा, रातों रात उसकी एक बड़ा सा फैन बेस बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर दर्शित की आंखें छोटी हो गई। वो उन चारों को घंटे हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन को फिल्म लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे और भी बहुत काम है। दर्शित जानता था अगर उसके दोस्तों ने सुन लिया कि उसकी बहन ईशानी की आइडेंटिटी क्या है तो वो उसे फिल्म लाइन में जाने को क्या, बल्कि वो सब तो उसे देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं मोक्ष की ऑफिस में इस वक्त मोक्ष, वरुण और तेजस बैठे हुए थे। तीनों की चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। हुआ ये थे कि जब मोक्ष मीटिंग से आया और ईशानी को कांटेक्ट किया तब उसे पता चला कि ईशानी आज दर्शित की कॉन्सर्ट में जाने वाला है। इसलिए उसने ईशानी को देखने के लिए दर्शित की म्यूजिक रूम में लगे हुए कैमरा को हैक कर लिया था। इस वक्त तीनों वही देख रहे थे। दर्शित की दोस्तों को ईशानी को ऐसे एकटक घूरता देखकर मोक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। उसका मन कर रहा था वो अभी जाकर उन चारों की आंखें नोच ले। वहीं तेजस को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो नंदिनी को भी देख रहे थे। उसे जलन हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अभी तक तो उसने नंदिनी से ठीक से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया, कहीं उससे पहले ही नंदिनी को कोई और पसंद ना आ जाए। वहीं काव्या को देखकर वरुण को भी जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उनमें से एक काव्या को एकटक ही देख रहा था। जब मोक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया
और किसी को मैसेज करके गुस्से से वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे दर्शित और वरुण भी चले गए। चैप्टर 132 मोक्ष का गुस्सा और जलन। स्मॉल चैप्टर। मोक्ष के पीछे पीछे तेजस और वरुण भी वहां से निकल गए। तीनों कार में बैठ गए। कार का माहौल इस वक्त काफी कोल्ड था। ड्राइवर के माथे से पसीना बह रहा था क्योंकि मोक्ष बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। ऊपर से मोक्ष का ऑरा इस वक्त बहुत कोल्ड थे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी और उसके दोस्त बैठे हुए थे। बाकी सब भी वहीं बैठे हुए थे। शुभम ईशानी को देखकर स्माइल करके बोला, क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? हम सब आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तभी उनके पास खड़ा निक भी बोला, हाँ शुभम सही कह रहा है, आप इतनी खूबसूरत है, हम मिलकर कॉन्सर्ट करेंगे, कितना अच्छा होगा। डोंट वरी, दर्शित को हम संभाल लेंगे। वहीं जैकी और शुभम उन चारों को घूर रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था ये लोग उनकी दी को लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें उन सब पर गुस्सा आ रहा था। वहीं ईशानी की चारों दोस्तों को भी हंसी आ रही थी। उनमें से राकेश को था, वो तो काव्या को ही देख रहा था। अगर देखा जाए तो दर्शित के चारों दोस्त भी हैंडसम थे। वहीं दर्शित का मन उन चारों को पीटने को कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेवकूफ़ दोस्तों को समझाने के बाद भी वो लोग उसकी बहन और उसकी दोस्तों को लाइन मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर एक बार उन चारों को उसकी बहन की असली आइडेंटिटी पता चल गई तो वो डर से शायद बेहोश हो जाएंगे। तभी रॉकी अपने बालों को स्टाइल से हाथ फिराते हुए थोड़ा शर्माते हुए बोला, वैसे मिस ईशानी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इतना पूछकर वो ईशानी को प्यार से देखते हुए उसकी आंसर का वेट करने लगा। वहीं ईशानी की नज़र तो इस वक्त अपने वॉच पर थी। उसने तो रॉकी के सवाल को ठीक से सुना भी नहीं था। वहीं अब तो दर्शित को गुस्सा आने लगा था। वो रॉकी को देखकर सोच रहा था, उसका ये पागल दोस्त क्या मरना चाहता है, और ये इतना शर्मा रहा है जैसे ईशानी को प्रोपोज करने वाला है। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो रॉकी को कुछ कहने वाला था उससे पहले उस रूम में एक कोल्ड और खतरनाक आवाज आई, मुझे लगता है यहाँ लोगों को मेरी बीबी के बारे में जानने का बहुत शौक है। इस आवाज में इतनी कोल्डनेस थी कि लोगों को डराने पर मजबूर कर दे। दर्शित की चारों दोस्त सच में एक पल के लिए डर गए। जब सब ने आवाज के दिशा में देखा तो सब एक पल के लिए हैरान हो गए। सामने से मोक्ष, तेजस और वरुण रॉब से चलकर अंदर आ रहे थे। वहीं बाहर गार्ड्स एक कतार में खड़े थे। यहाँ के गार्ड्स को तो मोक्ष के गार्ड्स ने साइड कर दिया था, और उन गार्ड्स में से किसी में भी इतनी जिम्मा नहीं थी कि वो मोक्ष को अंदर आने से रोक सके। मोक्ष गुस्से से रॉकी को देख रहा था जैसे अभी अभी उसे मार डालना चाहता हो। रॉकी धीरे से निक के कान में बोला, ये इंसान कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है क्या? और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया हो? रॉकी ने मोक्ष की बातों को ध्यान से नहीं सोचा था। तभी निक बोला, एक मिनट, अभी अभी उन्होंने कहा बीबी, तुमने सुना नहीं क्या? क्या वो मिस ईशानी को बीबी कह रहा है? तभी शुभम बोला, ये इंसान जाना पहचाना इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि द डेविल मोक्ष राजवंश है, जिसे पूरा एशिया खौफ खाता था, जिसे सब क्रूएल, हार्टलेस और मौत का देवता कहते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों हैरानी से मोक्ष को देखने लगे। रॉकी ने तो डर से अपना थूक ही गया लिया। सच में मोक्ष राजवंश के बारे में उन लोगों ने जितना सुना था उनका डरना तो लाजमी था। वहीं दर्शित भी शौक था। उसे उम्मीद नहीं थी मोक्ष राजवंश यहाँ आएगा। उसे लग रहा था मोक्ष बहुत गुस्सैल और हार्टलेस है। कभी कभी तो उसे डर लगता था कि कहीं मोक्ष गुस्से में कभी ईशानी को हर्ट ना कर दे। पर बाद में जब उसने मोक्ष का ईशानी के साथ बिहेवियर देखा तो वो समझ गया था कि मोक्ष ईशानी को बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश और सेफ रखेगा। वहीं ईशानी को वॉच में लोकेशन देखकर ही समझ गई थी कि उसके हब भी यहीं आ रहे हैं, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वहीं जैकी भी स्माइल कर रहा था क्योंकि वो ही तो इन सब के पीछे था। जब मोक्ष ने ईशानी को कांटेक्ट किया था तब जैकी ने ही मोक्ष को यहाँ आने के बारे में बताया था, और फिर यहाँ आते ही उसने मोक्ष को मैसेज कर दिया था कि यहाँ 4 हैंडसम लड़के हैं, हो सकता है वो बॉस पर लाइन मारे। फिर उसने ही मोक्ष को यहाँ की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को एक्सेस करने को कहा था। मोक्ष ने जाकर ईशानी को गले लगा लिया, जैसे सबको दिखाने को कोशिश कर रहा हो कि ईशानी सिर्फ उसकी है। ईशानी को हग करते ही उसकी कोल्ड आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी।
जो सफोकेटिव और डार्क ऑरा रूम में फैला हुआ था धीरे धीरे कम होने लगा। ईशानी को पता था कि उसका हब्बी कितना बड़ा झलकुका है। ईशानी ने मोक्ष की आंखों में गुस्से के साथ साथ जलन भी देखी थी। वहीं तेजस तो नंदिनी को ही एकटक देख रहा था। आज नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर तभी उसके दिमाग में आया कि उसकी नंदिनी को ऐसे कोई और भी देख रहा है। तो उसे जलन होने लगी। वो तो ईशानी को लड़कों के साए से भी दूर रखना चाहता था। और यहाँ तो चार चार हैंडसम लड़के थे, कहीं अगर किसी ने उसकी नंदिनी को प्रोपोज कर दिया तो। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। ये सोचकर वो ना में अपना सिर हिलाने लगा और जाकर नंदिनी के पास बैठ गया। वहीं वरुण की नज़र भी काव्या पर थी। वो काव्या को देखते हुए इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अभी अकेला खड़ा होकर काव्या को देखे जा रहा है। मोक्ष और तेजस तो बैठ चुके थे। ऋतिका काव्या को देखकर बोली, देखो लगता है मिस्टर वरुण का दिल को हमारी काव्या पर अटक गया है, देखो तो कैसे एकटक तुम्हें ही देख रहे हैं। वहीं नंदिनी तो अभी तेजस को अपने पास बैठा देख शर्मा रही थी। वहीं दर्शित तो मन ही मन सोच रहा था उसने कॉन्सर्ट में बुलाया है या कपल शो में। क्या मोक्ष को सबके सामने उसकी बहन को ऐसे गले लगाना चाहिए जबकि वो यही बैठा है। तेजस ने वरुण को खींच लिया तो वरुण आपने होश में आया और काव्या पर से अपनी नज़रें हटा लिया। उसे थोड़ा एक्वायर्ड फील हुआ कि वो सबके सामने ऐसे कैसे काव्या को देख सकता है। वहीं दर्शित के चारों दोस्त तो अब भी हैरान थे। सबसे ज़्यादा तो रॉकी और शुभम ही हैरान थे, क्योंकि ईशानी को देखते ही दोनों का दिल ईशानी पर आ गया था। रॉकी का चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे उसका दिल टूट गया हो, उसका चेहरा ही लटक गया। वहीं उसका ऐसा चेहरा देखकर शिवम और जैकी दोनों को ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। वहीं दर्शित ने ना में अपना सिर हिला दिया। सब में उसके दोस्त भी एक नंबर के नमूने हैं। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों। सॉरी रीडर्स, आज मैं चैप्टर नहीं दे पाऊंगी ज़्यादा। आज न्यू ईयर की वजह से फेस्ट है, इसकी तैयारी होनी है तो बहुत काम है। मेरी फ़ोन में प्रॉब्लम की वजह से जिस फ़ोन में लिखती थी वो फ़ोन भी नहीं है। वैसे आज आपका क्या प्लान है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप सब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चैप्टर 133 काव्या और वरुण की नज़दीकियों, मायरा की जलन। तभी रॉकी दिल टूटे आशिक की तरह आपने दिल पर हाथ रख के डरते हुए मोक्ष के तरफ देखकर फिर ईशानी को देखकर बोला, क्या मिस्टर मोक्ष राजवंश आपके बॉयफ्रेंड है। उसके सवाल का जवाब ईशानी कुछ देती उससे पहले तेजस इरिटेट होकर बोला, क्या तुम्हारा कान खरा है जो तुम बार बार ये पूछ रहे हो। मोक्ष ने कहा, ना, एक बार वो हमारी भाभी है तो अब ऑब्वियसली वो मोक्ष की वाइफ है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती और दूसरों की गर्लफ्रेंड और वाइफ पर नज़र नहीं डालना चाहिए। ये कहते हुए तेजस प्यार से नंदिनी को देख रहा था। वहीं बाकी सब तेजस को देख रहे थे जो एकटक नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी भी तेजस को देख रही थी, वो तो तेजस की आंखों में जैसे खो ही गई थी। तभी काव्या जो उन दोनों को देख रही थी वो खांसने की एक्टिंग करने लगी। उसकी खांसने की आवाज़ से दोनों होश में आए। तेजस ने अपनी नज़रें फेर ली। वहीं नंदिनी भी एकवर्ड हो गई और इधर उधर देखने लगी। पर जैसी ही उसकी नज़र अपनी तीनों दोस्तों पर पड़ी जो उसे देखकर चिढ़ाने वाली स्माइल कर रहे थे, ये देखकर तो उसे और भी शर्म आने लगी। वो उनसे अपनी नज़र चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। वहीं रॉकी के साथ साथ बाकी तीनों भी तेजस की बात सुनकर हैरान थे। दर्शित तो ये सोच रहा था कि क्या ईशानी की शादी मोक्ष से हो गई है जो वो उसे अपनी बीबी कह रहा है। थोड़ी देर में रेचल आकर दर्शित को बोली कि सब कुछ अरेंज हो गया है। उसकी बात सुनकर दर्शित ईशानी की सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम सब अपने सीट पर चले जाना, ठीक है। फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोला, सॉरी मैंने आपके लिए टिकट अरेंज नहीं किया है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सीट अरेंज करवा देता। दर्शित चाहता था ईशानी उसकी कॉन्सर्ट को एंजॉय करे। उसे लग रहा था टिकट नहीं है सुनकर मोक्ष यहाँ से चला जाएगा। पर वरुण बोला, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मेहरा, हमने वीआईपी टिकट ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। वरुण की बात सुनकर दर्शित हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके कॉन्सर्ट के सारे टिकट तो सेल हो चुके थे। पर तब उसे याद आया मोक्ष राजवंश के पावर के बारे में, भला उसके लिए कौन सी चीज़ मुश्किल हो सकता है। दर्शित वहां से रेचल के साथ चला गया। वहीं रॉकी, निक और बाकी दोनों भी दिल टूटे आशिक की तरह वहां से चले गए। उन्हें भी आज दर्शित की हेल्प करनी थी कॉन्सर्ट में।
पर मोक्ष तो अभी भी रॉकी को जाते हुए घूर रहा था। वो ईशानी की हाथ को पकड़ कर बैठा था, वहीं ईशानी को मोक्ष का ये बचकाना हरकतें बड़ा प्यारा लग रहा था। वहीं सोहन और अनुज तो चुपचाप बैठे थे, उन्हें नहीं पता था यहाँ वो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। वो तो कभी ऐसे कॉन्सर्ट में भी नहीं गए थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें मोक्ष राजवंश को देखकर हुई थी। भला मोक्ष राजवंश को कौन नहीं जानता। अनुज तो मोक्ष के कंपनी में ही जाना चाहते था, उसका तो ड्रीम था। आपने दोनों दोस्त को सबको ऐसे देखता पाकर शिवम को पता था कि दोनों क्या सोच रहे हैं। वो भी जानता था कि इन दोनों का ही आपने दम पर दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी राजवंश कॉर्पोरेशन में जाने की बहुत इच्छा है, वरना तो वो आपने डैड को कहकर अपने कंपनी में भी उन्हें जॉब दिला सकता था। पर वो दोनों सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से शिवम कुछ नहीं कहता था। थोड़ी देर में रेचल आकर सबको पीछे की तरफ से ले गई। वैसे उसे मोक्ष को देखकर थोड़ा डर तो लग रहा था। वो तो मोक्ष को देखते ही नर्वस हो गई थी, क्योंकि उसने भी मोक्ष राजवंश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो कितनी क्रूएल है। मोक्ष तो ईशानी की हाथ पकड़कर चल रहा था। तेजस तो नंदिनी के साथ साथ चल रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी की कॉलेज जाने वाली बात सुनकर तेजस को दिल ही दिल में डर लगने लगा कि कहीं वहां नंदिनी अपने एज की किसी लड़के से अट्रैक्ट हो गई तो। अगर किसी लड़के ने उसकी नंदिनी को प्रोपोज किया तो वो क्या करेगा। उसकी और नंदिनी की प्रेम कहानी कहीं शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। तेजस आपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए पूछा, आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी सवाल सुनकर नंदिनी बोली, हम सब तो कल से ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तेजस का दिल तो जैसे धक से रह गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे कुछ भी करके अपनी नंदिनी को अपने दिल की बात बतानी होगी, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। वहीं काव्या और वरुण सबसे पीछे चल रहे थे। वरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था। काव्या के इतने पास होने से काव्या की चेहरे से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। काव्या की आंखें, उसकी पतले गुलाबी होंठ वरुण के दिल में हलचल मचा रहा था। वहीं काव्या भी रह रहकर वरुण को ही देख रही थी। जब दोनों की नजरें मिलती तो दोनों ही नजरें चुरा लेते। दोनों के दिल में प्यार की एहसास थी, पर दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। रेचल सबको वीआईपी लॉन्च में ले आई। सब अपने सीट पर बैठ गए। मोक्ष और ईशानी साथ में बैठे थे। वहीं नंदिनी के बैठने के बाद जैसे ही काव्या उसके पास बैठने वाली थी, उससे पहले ही तेजस वहां बैठ गया। ये देखकर रितिका और अनुजा को हंसी आ रही थी कि तेजस कितने स्पीड से वहां आकर बैठा था। वहीं नंदिनी भी हैरान थी, उसे शर्म भी आ रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रितिका और अनुजा शिवम और जैकी के पास बैठ गए। अनुज और सोहन भी उनके पास बैठे थे। वहीं काव्या के पास वरुण बैठा था। दोनों को एक कपल की फीलिंग्स आ रही थी। दोनों ने जैसे ही एक ही टाइम पर सिर घुमाया, दोनों का चेहरा आमने सामने थी। दोनों का चेहरा इतना पास था कि दोनों को एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। दोनों की होंठों ने इंच भर का फासला था। वरुण का दिल कर रहा था काव्या को अपनी बाहों में भर ले और उसकी गुलाबी होठों को अपने होंठों में ले ले। वरुण बेख्याली में ही आगे बढ़ने लगा। वहीं काव्या का भी गला सूखने लगा था। वरुण की आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वरुण के होंठ जैसे ही काव्या के होंठ से टच हुआ, दोनों को अपने अंदर हजार तितलियां उड़ती हुई महसूस होने लगी। तभी हूटिंग की आवाज से वो दोनों होश में आए और काव्या वरुण से दूर हो गई। दर्शित स्टेज पर आ गया था, जिस वजह से फैंस हूटिंग करने लगे थे। आसपास शोर होने लगा था। फैंस पागलों की तरह दर्शित की फोटो और नाम की बैनर पकड़कर बैठे थे। कहा जाए तो ये सब दर्शित के लॉयल फैंस थे, जो दर्शित की हर कॉन्सर्ट को अटेंड करते थे। वहीं काव्या और वरुण एम्बेरसमेंट में एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि वहां पर अभी थोड़ा अंधेरा था, नहीं तो वो सबकी नजरों के सामने किस कर रहे होते। दोनों को अपने होठों पर एक दूसरे की होंठों की छुअन की गर्माहट अब भी महसूस हो रही थी। वरुण का दिल कर रहा था वो काव्या की मुलायम होंठों को फिर से चूम ले। वहीं काव्या तो शर्म के कारण अपनी नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, जो वो वरुण से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रही थी। अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोचकर काव्या के गाल शर्म के कारण लाल होने लगे थे। वहीं मोक्ष और ईशानी तो अपने दुनिया में ही खोए हुए थे। वो दोनों जहां बैठे थे वहां थोड़ा ज्यादा अंधेरा था।
मोक्ष ईशानी की होंठों को पैशनेटली किस कर रहा था। लोगों के शोर के बीच वो दोनों अपने प्यार के दुनिया में खोए हुए थे। कुछ देर किस करने के बाद मोक्ष ईशानी से अलग हुआ। वहीं दो आंखें ईशानी और मोक्ष को ही घूर रही थी। ये कोई और नहीं मायरा थी। हॉस्पिटल में जो उसकी इंसल्ट हुई इस वजह से वो बहुत गुस्से में थी, और यहाँ अपने दोस्तों के कहने पर कॉन्सर्ट देखने आ गई थी, क्योंकि वो भी दर्शित के गाने की फ़ैन थी। समीरा भी उसके पास ही बैठी। वो सब ईशानी और मोक्ष की रो से एक रो पीछे ही बैठे थे। भले ही किसी की नज़र ईशानी और मोक्ष पर नहीं थी। अंधेरा की वहाज से पर मायरा ने मोक्ष और ईशानी को आते वक्त देख लिया था और वो उन दोनों को पहचान भी गई थी। मोक्ष और ईशानी को देखकर मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, खास करके तब जब मोक्ष ईशानी को उसकी हाथ पकड़कर किसी बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। भले ही उसके चेहरे पर मास्क था, पर मोक्ष और ईशानी की ऑरा और डोमेना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी किसी को भी उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, जिस वजह से बहुत से लोग जब वो आए थे तब उन्हें ही देख रहे थे, पर उनके बैठने के बाद कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर मायरा की नज़रें उन दोनों पर ही थी। वो तो गुस्से और जलन से उबल रही थी। जब उसने मोक्ष को ईशानी को किस करते देखा तो उसे और भी ज़्यादा जलन और ईशानी से नफरत हो रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसका दिल कर रहा था अभी जाकर ईशानी को मोक्ष से दूर कर दे। ये जगह उसकी होनी चाहिए थी। मोक्ष को ईशानी को नहीं, उसे किस करना चाहिए था। अगर ईशानी नहीं होती तो इस वक्त वो मोक्ष के साथ होती। ये सोच सोच कर वो जलन से पागल हो रही थी। समीरा ने जब देखा उसकी दी कहीं देख रही है तो उसने भी उस तरफ देखा, पर उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। मायरा की आंखों में इस वक्त आंसू थे। समीरा को मायरा ने सब बता दिया तो समीरा भी गुस्सा हो गई। उसे तो लग रहा था जरूर ईशानी मोक्ष के पैसों के लिए उसके साथ है। वहीं दर्शित ने अपना पहला सॉन्ग शुरू कर दिया था। दर्शित के साथ साथ उसके फैंस भी एक एक लाइन गा रहे थे। वहीं दर्शित की नज़रें ईशानी को ढूंढ रही थी। जब उसकी नज़र वीआईपी लॉन्च में ईशानी पर गई तो उसकी होंठों पर स्माइल आ गया। वहीं ये सीन फैंस अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे। दर्शित की स्माइल देखकर तो लड़कियां पागल होने लगी थी। वहीं ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई की इतने लॉयल फैंस होंगे। तभी एक फैंस ने बोला, क्या अभी DM ने किसी को देखकर स्माइल किया? दूसरे ने बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, DM ने अभी वीआईपी लॉन्च के तरफ देखकर स्माइल किया। उनके पास बैठी एक और फैंस ने बोला, जाए उनकी स्माइल कितनी चार्मिंग थी। कौन है वो लकी पसंद जिसे देखकर हमारे सुपरस्टार दर्शित ने स्माइल किया? फैंस के बीच में ज़्यादातर ऐसे ही बात हो रही थी। वहीं ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ सेकंड की स्माइल को भी उसके भाई के फैंस अच्छे से नोटिस कर लेंगे। मोक्ष आपने भौहें सिकुड़ते हुए बोला, लगता तुम्हारे भाई के फैंस बहुत फास्ट है। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर हिला दिया। वहीं ईशानी के पीछे के रो में कुछ लड़कियां जो बैठे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि दर्शित की नज़रें उनकी तरफ थी। क्या अभी मेरे DM ने मेरी तरफ देखा? एक लड़की ने अपने बाल संवारते हुए बोली। तो उसके पास बैठी दूसरी लड़की बोली, अपनी शक्ल देखी है तुमने? DM क्यों तुम्हें देखेंगे भला, वो जरूर मुझे देख रहे थे। है उनकी कातिलाना नज़रें में तो फिर से दिल हार बैठी। वहीं उन सब की बात सुनकर आगे बैठी ईशानी की चारों दोस्त और बाकी सबको हंसी आ रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि दर्शित किसे देख रहा था। रितिका अनुजा से बोली, ये लड़कियां कितनी पागल है यार, इन्हें ऐसा लग रहा है कि दर्शित भाई इन सबको देख रहे थे। उसकी बात सुनकर अनुजा हंसने लगी। उसने सोचा नहीं था कि दर्शित के फैंस उसके पीछे इतने पागल होंगे। दर्शित ने गाना खत्म ही किया था कि फैंस वांस मोर कहकर चिल्लाने लगे। दर्शित ने उन सबको देखकर पूछा, आप सब कौन सा सन सुनना चाहते हैं? तो ज़्यादातर फैंस मिट माई लव चिल्लाने लगे। ये सॉन्ग दर्शित ने लास्ट टाइम कंपोज किया था, जो फैंस को बहुत पसंद था और सबका फेवरेट भी था। दर्शित ने फिर से अपने गिटार पर एक मेलोडियस और शांत धुन बजाना शुरू कर दिया। ये धुन सुनकर सब शांत हो गए और धुन को एंजॉय करने लगे। वहीं ईशानी की गॉड्स चारों तरफ नज़र रखे हुए थे, जिस बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि ईशानी ने सबको अलर्ट रहने के लिए कहा था, क्योंकि एक बार प्लान फेल हो जाने के बाद दर्शित पर दूर बार भी अटैक हो सकता था। दर्शित ने जब गाना शुरू किया तो सब उसमें खो गए। वहीं तभी ईशानी की नज़र स्टेज पर गई जहां दर्शित खड़ा था। उसके ऊपर लाइटनिंग की जो प्रॉप इस्तेमाल हुई थी उसमें झूमर लटका हुआ था।
चैप्टर 134 ईशानी ने समीर को बचा लिया। मायरा की ख्याली पुलाव। वो झूमर देखकर ईशान की आंखें छोटी हो गई क्योंकि वो धीरे धीरे हिल रहा था। जब ईशानी की नज़र उस प्रॉप पर गई तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नोट खुल चुकी है और किसी भी वक्त वो नीच गिर सकत है। और दर्शित ठीक उस झूमर के नीचे ही खड़ा ही था। ईशानी ने अपने फ़ोन से अपने गार्ड्स को अलर्ट रहने को बोला, फिर जल्दी से अपनी जगह से उठ गई। ईशानी को उठते हुए देख मोक्ष कंफ्यूज हो गया। उसने ईशान की हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए कंफ्यूजन से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम खड़ी क्यों हो गई? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र तो इस वक्त बस उस झूमर पर थी जो किसी भी वक्त दर्शित पर शायद गिर सकती थी। मोक्ष ने जब ईशानी की नज़रों का पीछा किया तो उसे भी समझ आ गया कि ईशानी क्या देख रही है। ईशानी ने मोक्ष को देखकर बोली, वेट अ मिनट। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं बाकी सब भी ईशानी को कंफ्यूजन से देख रहे थे कि वो कहाँ जा रही है, पर फैंस तो दर्शित के गाने में खोए हुए थे। मोक्ष और उसके दोस्तों के अलावा किसी की भी नज़र ईशानी पर नहीं थी। ईशानी ने अपनी कदम तेज कर दिया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो झूमर दर्शित पर गिरने वाली है। मोक्ष भी अपने जग से उठ गया। वहीं ईशानी को दर्शित ने नोटिस कर लिया था। वो कंफ्यूज था कि उसकी गुड़िया गाना एंजॉय ना करके स्टेज की तरफ क्यों आ रही है। तभी ईशानी और भी जल्दी से स्टेज के ऊपर आ गई। कोई भी उसे रोक नहीं रहा था क्योंकि स्टेज पर इस वक्त मैनेजमेंट टीम से कोई नहीं था और दर्शित के दोस्त और रेचल तो ईशानी को जानते थे, इसलिए वो ईशानी को रोकने के लिए आगे नहीं आए। दर्शित ने हैरानी और कंफ्यूजन से अपना गाना रोक दिया। ठीक उसी वक्त ईशानी भागकर आए और दर्शित को खींचकर उस झूमर के नीचे से दूर कर दिया। तभी झूमर धम की आवाज के साथ नीचे गिरी। दर्शित ईशानी के साइड था जिस वजह से वो बिल्कुल सेफ था, पर कांच के टुकड़े में से ईशानी की हाथ पर एक टुकड़ा आकर लगा था। पर ईशानी का ध्यान इस बात पर नहीं था, पर मोक्ष ने ये बात नोटिस कर लिया था और अपनी बेबी डॉल की हाथ से खून बहता देख मोक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई बार कर रहा हो। वहीं फैंस तो अभी भी हैरान थे। दर्शित के गाना रोकते ही वो सब कंफ्यूज हो गए थे। झूमर को गिरता देख उन सब का दिल तो जैसे मुंह को आ गया था, पर दर्शित को कुछ नहीं हुआ देखकर वो सब रिलैक्स हो गए और कुछ फैंस अपने होश में आए। किसी को समझ नहीं आया कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या था और वो झूमर नीचे कैसे गिरा। ईशानी ने मास्क पहन रखा था जिस वजह से कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, फिर भी सब ईशानी को थैंक्स कहने लगे थे उनकी सुपरस्टार की जान बचाने के लिए। वहीं दर्शित अपने होश में आया। ये शोर सुनकर वो तो जैसे बुद्ध बनकर खड़ा था। अगर उसकी बहन आकर उसे नहीं बचाई होती तो अब तक तो वो उस झूमर के नीचे दबकर मर चुका होता। दर्शित के दोस्त और रेचल भी उसके पास आ गए थे। मैनेजमेंट टीम के लोग भी वहां आ चुके थे। ये सब कुछ फैंस और ब्लॉगर लाइव दिखा रहे थे क्योंकि पूरे कॉन्सर्ट लाइव होता था और न्यूज वाले भी उसे कवर करते थे। ईशानी दर्शित को देखकर बोली, आर यू ऑलराइट भाई? वहीं दर्शित ने ईशानी को हग कर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम बीच में क्यों आए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? वो ईशानी को ठीक से देखने लगा, कहीं ईशानी को चोट तो नहीं आई। तभी उसकी नज़र ईशानी की हाथ पर गई जहां से खून बह रहा था। ये देखकर तो दर्शित पैनिक करने लगा, गुड़िया तुम्हारी हाथ से तो खून बह रहा है। दर्शित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इतना पैनिक करते देख और दर्शित की आंखों में आंसू देख ईशानी नॉर्मल टोन में बोली, ये बस छोटी सी चोट है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कितनी चोट लगी है तुम्हें और तुम कह रहे हो छोटी सी चोट है? दर्शित उसकी हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला। रेचल भी बोली, हाँ ईशानी देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें, ये छोटी सी चोट नहीं है। दर्शित के चारों दोस्त भी बोलने लगे, हाँ मिस ईशानी ये बहुत गहरी चोट है, जल्दी चली इसे ट्रीट करना होगा वरना ये इन्फेक्ट हो जाएगा। इतना कहकर जैसे ही रॉकी और निक ईशानी के पास आने लगे वो उसे छू भी पाते, उससे पहले ही ईशानी को किसी ने अपने गोद में उठा लिया। सबने देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि मोक्ष था जिसने ईशानी को अपने गोद में उठा रखा था। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका आसपास का ऑरा और ग्रीक गॉड जैसी पर्सनैलिटी सबको अट्रैक्ट कर रहा था। लड़कियां तो उसे देखकर पागल हो रही थी। भले ही वो ईशानी और मोक्ष का चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि दोनों की चेहरे पर इस वक्त मास्क था।
पर ईशानी की पर्सनैलिटी और मास्क के पीछे भी उसकी खूबसूरत आंखें लड़कों को पागल बना रही थी, जिस वजह से वो ईशानी को ही देखे जा रहे थे, जो बात मोक्ष को गुस्से और जलन से उनकी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। मोक्ष की एक ही गुस्से भरी नज़रें काफ़ी थी सबको डराने के लिए, वहीं लड़कियों को तो उसके गुस्से भरी नज़रों से भी ज़्यादा डर नहीं था। वो तो मोक्ष को बस मास्क के बिना देखना चाहते थे। मोक्ष ईशानी को लेकर वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब रेचल और दर्शित भी चले गए। वहीं रॉकी और निक फैंस को शांत करने के लिए वहीं रुक गए। सॉरी एवरीवन, वैसे तो ये दर्शित का आज के नाइट के लिए आप सब के लिए लास्ट संग था, पर यहाँ जो कुछ भी हुआ उस वजह से उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। आई होप आप सब उसे समझेंगे। इतना कहकर रॉकी ने निक को माइक दे दिया। वहीं मैनेजमेंट टीम में से कुछ लोग आकर वहां गिरे कांच और टूटा हुआ प्रॉप को साफ करने लगे। वहीं फैंस रॉकी और निक की बात सुनकर एक कहने लगे, हाँ हम समझते हैं हमारे दर्शक को अभी कुछ वक्त के लिए रेस्ट करना चाहिए। आज कितना बड़ा हादसा होते होते बचा है। ये सब मैनेजमेंट टीम की गलती, उन्हें सब कुछ पहले से अच्छे से चेक करना चाहिए था, एक फैंस ने चिल्लाते हुए बोला। उसे उसके पास बैठी एक और लड़की ने बोला, हाँ अगर इनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे DM को कुछ हो जाता तो इन सबको अभी के अभी सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए और हमारे दर्शक को मुआवजा देना चाहिए। वहीं कुछ फैंस ईशानी के बारे में बात कर रहे थे कि कितनी बहादुरी से उसने जाकर दर्शित की जान बचा लिया। दर्शित ने उसे हक किया, काश उसकी जगह में होती तो कितना अच्छा होता। सुपरस्टार से हक मिलना कितना अच्छा लगता होगा ना, एक लड़की ने आह भरते हुए कहा। तो दूसरी लड़की जो उसकी फ्रेंड थी उसने कहा, अपनी शकल देख है तुमने आईने में जो दर्शित तुम्हें हक करता, अगर हक चाहिए तो तुमने खुद जाकर हमारे DM को क्यों नहीं बचा लिया। उसकी बात सुनकर उस लड़की का मुंह बन गया, वो चुपचाप फिर से मुंह बनाकर बैठ गई। वहीं कुछ लड़कियां कह रहे थे दर्शित का क्या रिलेशन है उस लड़की के साथ, तो कुछ लोग ईशानी और मोक्ष की तारीफ कर रहे थे। दोनों की मिस्टीरियस पावरफुल पर्सनैलिटी सबके दिल में जैसे घर कर गई थी। सब मोक्ष और ईशानी के बारे में बात करने लगे कि वो दोनों शायद कपल है और उनकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है और दोनों एक दूसरे के साथ कितनी कंपेटेबल लगते हैं। वहीं उन सब की बात सुनकर मायरा गुस्से और जलन से मर रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने कहा, सच में वो लड़की और वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। उसकी बात सुनकर एक दूसरी लड़की बोली, हाँ वो दोनों बहुत कंपेटेबल थे, वो लड़का बहुत हैंडसम लग रहा था मास्क के साथ भी और लड़की भी तो खूबसूरत थी, है ना मायरा। उन दोनों की बात सुनकर मायरा को और भी गुस्सा आ रहा था, मोक्ष के साथ सिर्फ वही कंपेटेबल हो सकती है, कोई और नहीं। तभी एक और लड़की ने कहा, चाहे वो कितना भी हैंडसम हो पर मोक्ष राजवंश जितना तो नहीं होगा। हमारी मायरा तो मोक्ष राजवंश की कितनी क्लोज है, मोक्ष भी तो मायरा को कितना पसंद करते हैं। मुझे तो लगता है मोक्ष और मायरा की न्यूज हमें बहुत जल्दी मिलेगी और महिरा और मोक्ष की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वहीं उसकी बात सुनकर मायरा एक्वायर्ड हो गई, क्योंकि उसने सबसे झूठ बोला था कि वो मोक्ष के बहुत क्लोज है, और हो सकता है कि मोक्ष दिल ही दिल में उसे पसंद करता हो, क्यों वो उसे बहुत इंटेंशनली देखता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मोक्ष तो उसे नज़र देखता तक नहीं था, पर उसने सोचा था वो लोग उनकी फैमिली फ्रेंड है तो एक ना एक दिन वो मोक्ष का दिल जीत लेगी और उनकी शादी हो जाएगी तो उसका झूठ किसी के सामने भी नहीं आएगा। पर उसने नहीं सोचा था कि मोक्ष की जिंदगी में ईशानी होगी। मोक्ष ने लास्ट टाइम उसे जैसे कचरे की तरह देखा था और ट्रीट किया था, ये सोचकर मायरा की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। वहीं उसके पास बैठी समीरा का भी यही हाल था। मायरा ने अपने दोस्तों को एक झूठी स्माइल दिया फिर चुप हो गई। सबके सामने मोक्ष का ऐसे ईशानी को गोद में उठाकर लेकर जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। समीरा धीरे से बोली, दी आप टेंशन मत लीजिए, देखना मोक्ष की उस लड़की के साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, वो आपके पास जरूर आएंगे और आपके प्यार को वो समझ जाएंगे। वो दो कौड़ी की लड़की मोक्ष जी को ज़्यादा दिन तक आपने प्यार के जाल में फंसाकर नहीं रख पाएगी। और आज आपने देखा नहीं क्या उसने सुपरस्टार दर्शित को कैसे हक किया था, कैसे उनके हाथ पाक कर खड़ी थी। जरूर वो अब मिस्टर दर्शित को भी आपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती होगी। देखना एक दिन इसकी ऐसी करैक्टर की वजह से मोक्ष जी उसे छोड़ देंगे। समीरा की बात सुनकर मायरा थोड़ा रिलैक्स हो गई।
अगर सच में ऐसा हुआ और ईशानी अब डीएम के पीछे है तो फिर मोक्ष और ईशानी का रिश्ता तोड़ना आसान होगा। भला राजवंश फैमिली क्यों ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? जरूर ईशानी ने उनके सामने अपनी भोली भाली मासूम लड़की की इमेज बनाई होगी, जिस वजह से राजवंश फैमिली उसे इतना सपोर्ट करते हैं। एक बार अगर ईशानी की रियलिटी उनके सामने आ गई तो वो जरूर ईशानी को मोक्ष की जिंदगी से बाहर कर देंगे। फिर तो वो उनके सामने अच्छी बन जाएगी, तब मोक्ष को उसके पास आना ही होगा। मायरा खुद के ही ख्याली पुलाव पकाने लगी थी जो कभी नहीं पकने वाला था। वहीं मोक्ष ईशानी को अपने गोद में उठाए दर्शित के पर्सनल रूम में आ गया था। ईशानी सोफे पर बैठी थी, वहीं उसकी एक तरफ मोक्ष बैठा था तो उसकी दूसरी तरफ दर्शित उसकी एक हाथ पकड़ कर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं रेचल और दर्शित के चारों दोस्त आज दर्शित की आंखों में पहली बार आंसू देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि दर्शित ईशानी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं अभी तक डॉक्टर आ गए थे। ईशानी के लिए ये छोटी सी चोट चींटी काटने की बराबर ही थी। नंदिनी ईशानी की फास्ट एड करना चाहती थी पर मोक्ष और दर्शित ने बिल्कुल मना कर दिया और मोक्ष के बुलाने पर 5 मिनट में ही डॉक्टर उनके सामने थी। उन दोनों की ऐसे बचकानी हरकतें देखकर सबको हंसी आ रही थी। तभी तेजस बोला, तुम दोनों भूल रहे हो कि भाव इस दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। उसकी बात सुनकर दर्शित और मोक्ष दोनों ही उसे गुस्से से घूरते हुए एक साथ बोले, तो क्या हुआ अगर मेरी बीबी, मेरी गुड़िया दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है तो क्या वो खो का भी इलाज अभी खुद ही करेगी एक हाथ से? दोनों ने एक साथ बोलकर फिर एक दूसरे को देखा, फिर ईशानी को देखने लगे जो उन दोनों को देखकर ना में अपना सिर हिला रही थी। वहीं बाकी सब तो उन दोनों को एक साथ एक ही बात बोलते देख हैरान हो गए। वहीं वो डॉक्टर भी हैरान थी। वो ईशानी की हाथों से कांच की टुकड़े निकालने के बाद क्लीन करके ड्रेसिंग कर रही थी, पर अब तक मोक्ष और दर्शित उसे 50 बार धीरे धीरे करो मेरी बीबी, मेरी गुड़िया को दर्द होगा कह चुके थे। वो लेडी डॉक्टर तो सच में डर चुकी थी उन दोनों की उस पर चिल्लाने से। वहीं ईशानी का तो अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। उसके पास सारे ओवर पजेसिव लोग ही थे। दर्शित को तो गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ईशानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। उसे बचाते हुए ही उसकी प्यारी सी बहन को आज इतनी चोट लग गई है। चैप्टर 135 सोशल मीडिया में तहलका। मेहरा फैमिली की चिंता दर्शित और ईशानी के लिए। दर्शित को मैनेजमेंट टीम पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने रेचल को और अपने पर्सनल गार्ड को मैनेजमेंट टीम के पास भेज दिया था बात करने के लिए। ईशानी की ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर वहां से चली गई, क्योंकि उसे दर्शित और मोक्ष दोनों की नज़रों से डर लग रहा था। उसके जाने के बाद रॉकी बोला, दर्शित हम मैनेजमेंट टीम को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर आज ईशानी बीच में आकर तुम्हें नहीं बचाई होती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। निक, जेम्स और शुभम भी उसके साथ देते हुए बोले, रॉकी बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट आती अगर ईशानी तुम्हें उस जगह से नहीं हटाती। इन लोगों को सारे प्रॉप को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए तुम्हारे स्टेज पर आने से पहले। दर्शित को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ईशानी जानती थी ये सिर्फ मैनेजमेंट की गलती या फिर इत्तेफाक से नहीं हुआ था, बल्कि कोई है जो उसके भाई को मारना चाहता है और उसकी करियर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। ईशानी को ये तो पता था क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा हुआ था और बाद में ये बात सामने आई थी कि दर्शित का एक्सीडेंट उसकी खुद की साइनिंग स्टार कंपनी राइवल कंपनी ने किया है। पर दर्शित का कंपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी थी। उसके तो कई सारी दुश्मन होंगे, इसलिए पता नहीं चल पाया था कि ये किसने किया है। पर जिस कंपनी पर इल्ज़ाम लगा था वो कंपनी डूब गई थी। वो कंपनी का ओनर बेचारा दूसरों की फंसाए जाल में फंस गया था। पिछले जन्म में भी यही हुआ था। सारा दोष उस छोटी सी कंपनी पर किसी ने डाल दिया था, जिस वजह से लोग उन कंपनी की ओनर पर थू थू करने लगे थे। उनके अंदर साइन सेलिब्रिटी ने उन कंपनी को छोड़ दिया था। दर्शित के फैंस के साथ साथ कई सारे नेटिजन्स उस कंपनी पर कीचड़ उछाल रहे थे। उस छोटी सी कंपनी का ओनर बेचारा जो मिडिल क्लास फैमिली से था और आपने कड़ी मेहनत से उसने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट किया था, वो डूब गया। उसके बाद वो कर्ज में डूब गया था। उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। ये सब सोचकर ईशानी को उस अनजान इंसान की फैमिली के लिए बुरा लग रहा था।
क्योंकि आज जब उसने उसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया था, तब उसे पता चला था कि उस कंपनी का ओनर तो एक बहुत अच्छा इंसान है, और उसका तो दर्शित के साथ या उसकी कंपनी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो तो बहुत सादा सीधा है। तब उसे समझ आया कि वो इंसान पिछले जन्म में भी निर्दोष था, उसे फंसाया गया था, वरना अगर उसके पास इतना पैसा होता और पावर होता तो वो खुद को भी बचा लेता, इस तरह से बर्बाद नहीं होता। दर्शित की आवाज़ से ईशानी अपने होश में आई। क्या हुआ बच्चा, तुम्हें और कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुम इतनी चुप क्यों हो? और तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे बचाने के लिए आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। दर्शित को इतना गिल्ट फील करता देख ईशानी उसके हाथ पर हाथ रख के बोली, रिलैक्स भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना। पर अगर तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाती तो? दर्शित उसके सिर को सहलाते हुए बोला। मैं अब तो ठीक हूं ना, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप ये बताइए, क्या आपका कोई दुश्मन है जो ये सब कर सकता है? ईशानी ने दर्शित के तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर दर्शित कंफ्यूज हो गया। उसका दुश्मन? वो तो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है, हो सकता है उसके कुछ दुश्मन होंगे। वो ईशानी को देखते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी की साजिश है और ये एक गलती से हुई एक्सीडेंट नहीं है? दर्शित की बातें सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। शायद वो जो कोई भी हो वो ये चाहता ही नहीं था कि आप ये कॉन्सर्ट करें या फिर आपका कोई इंडस्ट्री की राइवल। वरना इतनी बड़ी गलती मैनेजमेंट टीम से कैसे हो सकती है कि वो सब कुछ ठीक से चेक ना करे? जरूर उनमें से कोई आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। वहीं मोक्ष को अब समझ आ रहा था कि उसकी बीबी क्यों इस कॉन्सर्ट में आई थी, क्योंकि शायद उसे पहले से ही पता चल गया था कि दर्शित पर अटैक होने वाला है। मोक्ष अब थोड़ी नाराजगी और थोड़ा गर्व से अपनी बीबी को देखने लगा। उसे थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा था कि उसकी बीबी को पहले से ही खबर रहती है, और नाराज इसलिए था कि उसने पहले से उसे कुछ नहीं बताया। अगर आज दर्शित को बचाते हुए उसे ज़्यादा चोट आ जाती तो क्या होता? वहीं रेचल जाकर मैनेजमेंट टीम के ऊपर बरस रही थी, और टीम का हेड और सारे लोग सिर झुकाकर खड़े थे। हेड रेचल को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी बड़ी गलती तो उनसे ही हुई थी, तो वो मना भी नहीं कर सकते थे। दर्शित कोई छोटा मोटा स्टार नहीं था, बल्कि वो सालों से इंडस्ट्री में थे। उसके करोड़ों फैंस थे और सबके सामने ही झूमर दर्शित पर गिरा था। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उन्हें बचा लिया, वरना अब तो दर्शित के सारे फैंस यहाँ तोड़ फोड़ मचा चुके होते। वहीं सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा हुआ था। सब मैनेजमेंट टीम को ही भला बुरा कह रहे थे। कुछ लोग दर्शित और ईशानी को जूम करके देख रहे थे। लाइव कमेंट की बाढ़ आ गई थी। सब ईशानी का दर्शित को बचाना और दर्शित का उसे हक करना बार बार रिपीट देख रहे थे। ये कौन है? उसकी फिगर एक दिन पेरिफेक्ट लग रहा है। देखो कैसे उसने हमारे दर्शित को बचा लिया, एक फैंस ने लिखा। हाँ, हम सबको तो इस लड़की को थैंक्स कहना चाहिए कि उसने हमारे सुपरस्टार DM को बचा लिया। हाँ, वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मास्क में भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। क्या किसी को पता है कि वो कौन है? मेरा तो दिल ही उस पर आ गया है। अरे हो सकता है कि वो हमारे दर्शित की गर्लफ्रेंड हो। देखा नहीं क्या कैसे हमारे दर्शित ने उसे हक कर लिया। हाँ सही बात है, वो हमारे DM की खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो सकती है। आपने दिल को ज़रा संभाल कर रखो भाई, दिल तो मेरा भी उस लड़की पर आ गया है, और मुझे ये भी पता है कि वो मास्क पहनने वाली लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। अरे तुम सब चुप करो, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? वो लड़का कितना चार्मिंग और आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी वाला है, जिसने उस लड़की को अपने बाहों में उठा कर ले गया। जरूर वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। हाँ शायद वो दोनों कपल है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। पर क्या तुम सब ने नोटिस किया कि जब हमारा दर्शित उस लड़की को देख रहा था तो कितने प्यार और कंसर्न के साथ देख रहा था? उसके आंखों में तो आंसू थी। लगता है हमारा दर्शित भी उस लड़की से प्यार करता है, पर उस लड़की का पहले ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए दर्शित दुखी है। कुछ लोग तो ऑनलाइन ईशानी की नाम जानने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। वहीं कुछ लड़के ईशानी को ऑनलाइन ही प्रपोज कर रहे थे। वहीं लड़कियां भी मोक्ष के बारे में जानना चाहती थी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर दर्शित उस लड़की को प्यार करता है तो उसे दर्शित की प्यार की कदर करनी चाहिए।
और उसे उस लड़के के साथ नहीं बल्कि दर्शित के साथ रिलेशन में होना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है इस बात से दर्शित, मोक्ष, ईशानी और बाकी सब तो बिल्कुल अनजान थे। अगर उन मैसेजेस को अभी मोक्ष देख लेता तो अब तक वो गुस्से से भर चुका होता। पर तेजस अपने फ़ोन स्क्रॉल करके ये सब देख रहा था। लोगों के कमेंट पढ़कर तो तेजस की हंसी छूट गई। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसता देख सब उसे देखने लगे, तो तेजस अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मोक्ष को दया भरी नज़रों से देखते हुए बोला, बेचारा लोग तेरा और भाभी का डाइवोर्स करवाने पर तुले हुए हैं। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन मोक्ष के सामने कर दिया। वहीं ऑनलाइन कमेंट देखकर तो मोक्ष का गुस्सा बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। तभी समीर को एक फ़ोन आया। दूसरा की बातें सुनकर समीर की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से टीवी ऑन कर दिया। बाकी सब समीर को असमंजस के साथ देख रहे थे। सुकेत जी ने समीर की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? समीर कुछ कहता उससे पहले टीवी से आवाज़ सुन वो सब टीवी की तरफ देखने लगे, जहां दर्शित की कॉन्सर्ट की न्यूज़ दिखाया जा रहा था। तभी उन्होंने ने देखा कि कैसे वो झूमर दर्शित जहां खड़ा था ठीक उसके ऊपर ही गिरने वाला था, और कैसे ईशानी ने जाकर दर्शित को बचा लिया। भले ही ईशानी की चेहरे पर मास्क थी, पर सब अच्छे से समझ गए थे कि ये ईशानी ही है जिसने दर्शित को बचा लिया। आरती जी की तो मुंह से चीख निकल गई, आपने दोनों बच्चों को खतरे में देखकर। पर जब उन्होंने देखा कि ईशानी और दर्शित दोनों दूर है और उन्हें कोई चोट नहीं आई है तो उन्होंने राहत की सांस ली। सुकेत जी और आरती जी ने बेचैन होते हुए कहा, दर्शित को फ़ोन करो और पूछो कि दर्शित और ईशानी अब कैसे है, दोनों ठीक तो है ना? क्योंकि दर्शित ने जब ईशान को हग किया हुआ था, फिर जब वो ईशानी की हाथ को टेंशन में और आंखों में आंसू लिए देख रहा था, तब उन सब ने भी ईशानी की हाथों में हल्का ब्लड नोटिस कर लिया था। आरती जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सुकेत जी की आंखें भी नम थी, उन्हें अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही थी। वहीं दादाजी और दादी माँ भी डर गई थी। वो भी समीर को दर्शित को फ़ोन करने को बोल रहे थे। दादी माँ ने भी जल्दी से एक मेड को अपने रूम से फ़ोन लाने के लिए बोला, ताकि वो ईशानी को कॉल कर सके। उन्हें अपनी बच्ची की बहुत चिंता हो रही थी। वहीं रिहान और अयान भी डर गए थे। ईशानी को चोट लगी है सोचकर उन्हें ईशानी और अपने दर्शित भाई के लिए बहुत चिंता हो रही थी। समीर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और दर्शित को फ़ोन लगा दिया। चैप्टर 136 दर्शित का पोस्ट, वो मेरी बहन है, सबका माफ़ी मांगना। वहीं प्रिया जलन और गुस्से से ये सब देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये लोग ईशानी के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, बस छोटी सी चोट ही तो लगी है उसे, इसमें इतना पैनिक करने वाली क्या बात है। जब प्रिया को बचपन में इसी छोटी सी भी चोट लग जाती थी, तब उसके मोम डैड भाई ऐसे ही परेशान हो जाते थे जैसे अभी परेशान हो रहे हैं। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब वो प्रिया के लिए परेशान होते थे, क्योंकि प्रिया उनकी इकलौती प्यारी लाडली बेटी थी। पर अब शायद ईशानी ही उनके लिए उनकी इकलौती प्यारी बेटी है। ईशानी के आने के बाद से जैसे वो सब प्रिया को भूल गया थे। ये सोच सोचकर जलन और नफरत से प्रिया की मुठिया कसी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, जरूर ईशानी ने जानबूझकर सबके सामने दर्शित भाई को बचाया होगा ताकि सब उसकी वाहवाही करे। उस ईशानी को वही मर जाना चाहिए था तो सब कुछ पहले की तरह से हो जाता। प्रिया मन ही मन यही सोच रही थी। और तो और उसने मोक्ष को भी टीवी में पहचान लिया था। इतने हक से तो मोक्ष ही ईशानी को अपने गोद में उठाकर सबके सामने ले जा सकता है। अगर वो भी इस कॉन्सर्ट में जाती तो पक्का आज उसे फिर से मोक्ष राजवंश से मिलने का मौका मिल जाता, और क्या पता वो मोक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती और उसे सिड्यूस कर पाती। पर वो ये भूल गई थी कि पिछली बार मोक्ष को सिड्यूस करने की सोचकर उसने कितनी बड़ी गलती किया था। और मोक्ष ने तो क्या, मोक्ष के गार्ड्स ने भी उसे किसी कचरे की तरह ट्रीट किया था। वहीं समीर बार बार दर्शित को कॉल कर रहा था, पर दर्शित फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि दर्शित का फ़ोन साइलेंट था। कॉन्सर्ट में जाने से पहले उसने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था। दर्शित को फ़ोन ना उठाते हुए देखकर समीर और बाकी सब परेशान हो गए थे कि कहीं ईशानी को कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं आ गई है। तभी मेड प्रभा जी की फ़ोन लेकर हॉल में आए तो प्रभा जी ने जल्दी से ईशानी को फ़ोन लगा दिया। 2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया गया।
प्रभा जी ने बेचैन होते हुए पूछा, बच्चा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? तभी दूसरी तरफ से ईशानी के बदले दर्शित की आवाज आई, हाँ दादी माँ, बच्चा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। प्रभा जी की फोन स्पीकर पर थी क्योंकि दादाजी भी ईशानी के बारे में जानना चाहते थे। पर ईशानी की फोन से दर्शित की आवाज सुनकर दादाजी ने परेशान होते हुए पूछा, तो फिर ईशानी की फोन तुम्हारे पास क्यों है? मेरी बच्ची कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आपने दादाजी और दादी माँ को इतना पैनिक करते देख दर्शित उन्हें शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स दादाजी, दादी माँ, आप दोनों ज़्यादा परेशान मत हो, ये बच्चा की हाथ में चोट लग गई है, इसलिए मैंने उसकी फ़ोन उठा लिया और कोई बात नहीं है। दर्शित की बात सुनकर दादाजी और दादी माँ तो शांत तो हो गए, पर ईशानी की हाथ में चोट लगी है सुनकर उन्हें घबराहट हो रही थी। वहीं बाकी सब भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। तभी समीर पास आकर बोला, तो तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? समीर भाई की आवाज़ सुनकर दर्शित आपने फ़ोन निकलते हुए बोला, मेरा फ़ोन साइलेंट था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तभी दादी माँ बोली, मेरी बच्ची से बात कराओ, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। वहीं दूसरी तरह दर्शित ने फ़ोन स्पीकर पर रखा था। वहीं दादी की बात सुनकर दर्शित ने फ़ोन ईशानी के पास कर दिया तो ईशानी शांत भाव से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी माँ। ईशानी की आवाज़ सुनकर उधर से दादाजी बोले, तुम सच कह रहे हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? उनकी आवाज़ में ईशानी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ईशानी ने उन्हें समझाते हुए बोली। ठीक है, तुम और दर्शित जल्दी से घर आ जाना। तभी दादी माँ बोली, दर्शित तुम ईशानी को अपने साथ सेफली घर लेकर आना। उनकी बात सुनकर दर्शित ने हाँ बोलकर कॉल काट दिया। वहीं मोक्ष, जो अब तक तेजस की फ़ोन से सारे कमेंट पढ़ रहा था, अब उसके गुस्से का पारा हाई हो चुका था। ये लोग उसकी बीबी को कैसे लाइन मार सकते हैं, और इनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी को प्रोपोज करने की। उसका तो मन कर रहा था इन सब को आपने हेल मेंशन में जानवरों के आगे फेंक दे। वहीं बाकी कमेंट्स देखकर तो उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। क्या मतलब, ये लोग पागल है क्या, जो उसकी बीबी को उसे छोड़कर दर्शित के साथ रिलेशन में आने के लिए कह रहे हैं। गुस्से से मोक्ष की पकड़ तेजस के फ़ोन पर कसते ही जा रही थी। वहीं बाकी सबको अब उस रूम में अब सफोकेशन होने लगी। रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वहीं ईशानी अपने हब्बी को देख रही थी जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसने अभी तक ऑनलाइन क्या हुआ है देखा नहीं था, सिर्फ तेजस को ही पता था कि मॉक इतने गुस्से में क्यों है। इससे पहले कि गुस्से में आकर कर मोक्ष उसका फ़ोन तोड़ दे, तेजस जल्दी आगे आया और मोक्ष के हाथ से अपने फ़ोन को छीन लिया। पर मोक्ष का गुस्सा तो पल पल बढ़ता ही जा रहा था। उसे इस वक्त उन सब से और दर्शित से बहुत जलन हो रही थी। तभी ईशानी ने मोक्ष के हाथ को पकड़ लिया और शांत करने की कोशिश करने लगी। वरुण ने तेजस की तरफ देख पूछा, क्या हुआ है जो मोक्ष इतने गुस्से में आ गया? उसकी बात सुनकर तेजस एक मोएकिंग स्माइल ग्रिन करते हुए बोला, अरे वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि उसे तो इस वक्त जलन हो रही है। आप सब अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ओपन करके देखो, तब आप सबको उसके गुस्से का कारण पता चल जाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कहकर तेजस जोर जोर से हंसने लगा। तेजस की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। वही तेजस को ऐसे हंसते देख मोक्ष गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। वहीं मोक्ष को खुद को घूरता पाकर तेजस एक पल के लिए चुप हो गया, पर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, इसलिए उसने अपने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे धीरे हंसने लगा। वहीं बाकी सब अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे। इंटरनेट पर चल रहे गॉसिप और फैंस की कमेंट को देखकर तो बाकी सबको भी हंसी आ रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में क्यों है। वहीं दर्शित भी हैरान था, क्या एक भाई अपनी बहन को प्यार से नहीं देख सकता? क्या वो अपनी बहन को सबके सामने गले नहीं लगा सकता? तो इन लोगों ने उसका गलत मतलब कैसे निकल दिया कि वो अपनी बहन ईशानी को पसंद करता है। और तो और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि दर्शित उस लड़की को पसंद करता है, उस लड़की को उस लड़के को छोड़ देना चाहिए और हमारे दर्शित के साथ रिलेशन में आ जाना चाहिए। हाँ, हमारा दर्शित सबसे प्यारा है, उसके टक्कर का कोई नहीं है। उन मैसेजेस को देखकर तो ईशानी को हैरानी हो रही थी। उसे पता नहीं था कि ये सब न्यूज आएगा इसी सोशल मीडिया पर, और इतने जल्दी ये सब वायरल हो जाएगा। और लोगों की कमेंट देखकर तो उसे भी गुस्सा आने लगा था। क्या लोगों का दिमाग खराब है?
जो वो उसे अपने हब्बी को छोड़कर उसके खुद के भाई के साथ ही रिलेशन में आने के लिए कह रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि जिस लड़के के बारे में वो कह रहे हैं वो कौन है? अगर मोक्ष के बारे में उन्हें पता चल गया तो फिर भी वो ऐसा बोलने की हिम्मत करेंगे क्या? अब उसे समझ आ रहा था कि उसके हब्बी इतने गुस्से क्यों है। मोक्ष तो उसे लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था, तो वो कैसे ये सब कमेंट्स बर्दाश्त करता भला, जबकि ये कमेंट पढ़कर उसे भी गैस आ रहा था। ईशानी को गुस्से में देखकर मोक्ष, जो खुद गुस्से में थे, वो ईशानी को हाथ को सहलाते हुए बोला, मैं अपनी टीम से कहता हूँ वो इस न्यूज और कमेंट को हटा देंगे। तभी दर्शित बोला, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। जब बात उसकी बीबी पर आती थी तब उसे डरा नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। वो दर्शित को घूरते हुए बोला, आप कहना क्या चाहे मिस्टर मेहरा, मैं कुछ ना करूं? उसके बात सुनकर दर्शित मोक्ष को समझाते हुए बोला, नहीं मिस्टर मोक्ष, मैं ये कह रहा हूँ आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन निकाला और अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करके कुछ टाइप करने लगा। वहीं बाकी सब उसे असमंजस से देख रहे थे कि आखिर दर्शित कर क्या रहा है। वहीं रेचल, जो अब तक आ गई थी, वो भी दर्शित के पास खड़ी हो गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि दर्शित कर क्या रहा है। दर्शित ने एक मैसेज टाइप करके पोस्ट कर दिया। वहीं थोड़ी देर में फिर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ था, क्योंकि दर्शित कभी कभी ही अपने अकाउंट में कुछ पोस्ट करता था। खास करके वो अपनी कॉन्सर्ट और न्यू कंपोजिशन के बारे में ही पोस्ट करता था। अगर देखा जाए तो ये पोस्ट भी उसके लिए रेचल ही करती थी। दर्शित के फैंस इस वक्त उस पोस्ट को देखकर हैरान थे। क्यों दर्शित ने पोस्ट ही कुछ ऐसा किया? जिसने आज मुझे बचाया वो मेरी लाइफ सेवियर कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की प्यारी छोटी बहन है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी लिटिल प्रिंसेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण वो परेशान हो। आई होप आप सब मेरे बात को समझ गए होंगे। स्माइल। दर्शित के उस प्यार से लिखे हुए पोस्ट में भी एक छुपी हुई वार्निंग थी। सब उस पोस्ट में माफ़ी मांगने लगे थे। सॉरी दर्शित, हमें पता ही नहीं था कि वो आपकी बहन है। हम उनसे माफ़ी मांगते हैं अपनी बिहेवियर के लिए। सॉरी डी एम, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम सबको पता नहीं था कि वो आपकी प्यारी बहन है। हम सारे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। आपकी बहन मतलब वो हम सब की भी बहन हुई। हम अपने बिहेवियर की वजह से शर्मिंदा है। मैंने ऑलरेडी आपने कमेंट डिलीट कर दिया है। तो हमारे डी एम उस लड़की को इतने प्यार से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो उनकी छोटी बहन है, और हम सब ने गलत समझ लिया कि वो उन्हें प्यार करते हैं। हम सब हमारे डी एम प्यारी बहन से माफ़ी मांगते हैं। कुछ ही देर में सभी कमेंट्स डिलीट हो गई थी। सब दर्शित और ईशानी से माफ़ी मांग रहे थे। ये देखकर मोक्ष थोड़ा शांत हुआ। वहीं ईशानी भी शांत हो गई। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त कोई जाने कि वो दर्शित की बहन है, पर उसकी चेहरा नहीं दिख रहा था जिस वजह से वो थोड़ी रिलैक्स थी। उसे नहीं पता था कि उसके दर्शित भाई का इन्फ्लुएंस अपने फैंस पर इतना ज़्यादा होगा कि कुछ ही मिनट में सारा मैसेज डिलीट हो जाएगा। पर सोशल मीडिया पर अब भी यही चल रहा था कि आखिर दर्शित के ठीक ऊपर ही वो झूमर क्यों गिरा। क्या ये बस एक गलती थी, या मैनेजमेंट टीम की लापरवाही, या फिर ये किसी की प्लानिंग थी दर्शित को मारने के लिए? फैंस इस बारे में बात कर रहे थे। सब मैनेजमेंट को भला बुरा कह रहे थे। रेचल ये सब न्यूज़ देखकर दर्शित की तरफ देखकर बोली, सर मुझे लगता है हमें और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। वैसे मुझे मैनेजमेंट टीम में से एक मेंबर बहुत सस्पिशियस लग रहा है। हमारे बाकी के गार्ड उन्हें पूछताछ कर रहे हैं। अगर ये गलती से हुआ तो अलग बात है, पर अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो हमें अलर्ट रहना होगा। दर्शित ने रेचल की बातों से सहमत होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी ईशानी रेचल को देखते हुए बोली, मेरे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, उन्हें वहां ले जाओ, मैं अपने तरीके से उनसे पूछना चाहती हूँ। फिर वो दर्शित की तरफ देखकर बोली, भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मेरे गार्ड्स उन मैनेजमेंट टीम से कुछ सवाल करेंगे तो? ईशानी की बात सुनकर दर्शित ने उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, तुम चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हो। भला दर्शित को इस बात से क्यों प्रॉब्लम होती? वो तो खुश था कि उसकी प्यारी बहन उसके लिए इतनी केयर कर रही है और उसे उसकी सेफ्टी की कितनी चिंता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही न्यूज़ को देखकर गुस्से में उबल रही थी।
उसके दर्शित भाई ने सबके सामने पोस्ट करके बता दिया कि ईशानी उसकी असली बहन है। वो तो कॉलेज में अब शो ऑफ भी नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में अपना पैर पटकते हुए पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। चैप्टर 137 मायरा की पागलपन मोक्ष के लिए नाम आया सामने। वहीं दूसरी तरफ मायरा जो इस वक्त अपने घर में थी, पहले तो जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उसे देखकर वो खुश हो गई थी। उसे लग रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईशानी सबके सामने एक कैरेक्टर लेस लड़की बन जाएगी, जो एक साथ दो दो आदमियों को फंसा रही है, और ये बात भला राजवंश खानदान तक पहुंचने में कितनी देर लगती। एक बार अगर राजवंश खानदान को पता चल जाए कि ईशानी एक कैरेक्टरलेस लड़की है, तो वो जरूर मोक्ष से उसे दूर कर देंगे, फिर उसकी रास्ता क्लियर हो जाएगा। मायरा तो सबसे ज्यादा खुश थी जब ये सारी अफवाहें फैल रही थी और लोग ईशानी को मोक्ष को छोड़कर ईशानी के साथ रहने को कह रहे थे, और उन भीड़ में मायरा और समीरा भी शामिल थी। दोनों ने ही अपने दूसरे अकाउंट से कमेंट किया था। वहीं उसके पास ही समीरा और उसके मोम डैड भी बैठे हुए थे। संगीता गोयनका और नीतेश भी यही चाहते थे कि मोक्ष से उनकी बेटी मायरा से शादी हो जाए, ताकि उनकी बड़ी बेटी राजवंश खानदान की बहू बन जाए, फिर तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उनका बहुत नाम होगा। पर ईशानी की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तभी मायरा रोते हुए बोली, मोम आपने तो कहा था कि हमारी नाना जी की राय फैमिली के साथ राजवंश फैमिली की पीढ़ियों से रिलेशन है, और आपने तो कहा था कि मैं ही मोक्ष की वाइफ बनूंगी, तो फिर अब आप चुप क्यों है? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? आपने हॉस्पिटल में देखा था ना कि राजवंश फैमिली उस लड़की ईशानी को कितना प्यार करते हैं। आपको पता है ना मैं मोक्ष से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती मोम डैड। इतना कहकर मायरा रोने लगी। और ये सच भी था कि बचपन से जब भी वो फैमिली डिनर या पार्टी में जाते थे तो राजवंश फैमिली भी वहां होती थी। तब से मायरा मोक्ष की तरफ एक अलग नजरिया रखने लगी थी। पर इसमें सबसे बड़ी गलती संगीता जी की थी। उन्होंने ने तो हमेशा मायरा से यही कहा था कि उसकी शादी आगे चलकर मोक्ष से ही होगी, और वो ही मोक्ष की फ्यूचर वाइफ बनने के लिए कैपेबल है, क्योंकि संगीता जी हमेशा स्टैंडर्ड ही देखती थी और उनके हिसाब से सिर्फ मायरा ही मोक्ष की स्टैंडर्ड की थी, क्योंकि उनकी फैमिली और रॉय फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार भी थे, तो उन्हें पूरा भरोसा था कि आगे चलकर वो कैसे भी करके मायरा की शादी मोक्ष से करवा देंगी। और ये बात मायरा के मन में घर कर गई थी। बचपन से वो मोक्ष को पसंद करने लगी थी और मोक्ष पर सिर्फ अपना हक मानती थी, और उसे भी यही लगता था कि वो बड़ी होकर मोक्ष से ही शादी करेगी। और उसकी उम्र के साथ साथ उसकी ये गलतफहमी भी बढ़ती चली गई। वो हर पार्टी में सिर्फ मोक्ष को देखने के लिए और उसके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए ही जाती थी। वो बचपन से ही बहुत ही घमंडी और बिग गर्ल थी, पर संगीता जी की वजह से वो हमेशा ऐसा नाटक करती थी जैसे उससे ज़्यादा अच्छी और संस्कारी लड़की कोई है ही नहीं, और वो ऐसा नाटक इसलिए करती थी ताकि वो मोक्ष और राजवंश फैमिली की नज़रों में एक आदर्श बहू की तरह खुद को प्रेजेंट कर सके। पर मोक्ष तो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, जैसे कि वो इनविजिबल, जिस वजह से मायरा को बहुत बुरा भी लगता था और उसे बहुत गुस्सा भी आता था। पर वो अपने ही ख्याली दुनिया में खोकर खुश हो जाती थी कि मोक्ष तो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता है, आगे चलकर तो उसे ही मोक्ष की वाइफ बनना है, इसलिए वो इस बात को कैजुअली लेती थी। और इस सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार संगीता जी ही थी, जिन्होंने मायरा के दिल में बचपन से ये डाल दिया था कि वो मोक्ष की वाइफ बनेगी। अपनी बेटी को इस तरह रोते देख संगीता जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं नीलेश जी को भी अपनी बेटी को रोते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समीरा तो दिल ही दिल में इस सब की जिम्मेदार भी ईशानी को ही ठहरा रही थी। अगर ईशानी नहीं होती तो उसकी दी इस वक्त इस तरह नहीं रो रही होती। संगीता जी मायरा की आंसू पूछते हुए बोली, आपने आप को संभालो बेटा, तुम इस तरह नहीं रो सकती। तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मोक्ष के सामने अपनी इम्पोर्टेंस साबित करना होगा, और ये प्रूव करना होगा कि तुम उस लड़की ईशानी से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। देखना, एक बार वो ईशानी मोक्ष के सामने नीचे गिर जाए तो मोक्ष तुम्हें ही चुनेगा। वो लड़की तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, और ऐसे भी मोक्ष उसे प्यार करता है तो क्या हुआ, उन दोनों की अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना। एक बार अगर वो लड़की गलत साबित हो जाए और मोक्ष और राजवंश फैमिली की नज़रों में नीचे गिर जाए, तो वो सब उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए एक पल भी नहीं लगाएंगे बेटा। बट उसके लिए तुम्हें खुद को शांत रखना होगा,
और ये दिखाना पड़ेगा कि तुम उस लड़की ईशानी से कई जय बेहतर हो और तुम ही मोक्ष को डिजर्व करती हो। हाँ बेटा, तुम्हारी मोम सही कह रही है। तुम्हें इस वक्त रोना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे उस लड़की को मोक्ष की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकती हो और मोक्ष के जिंदगी में कैसे शामिल हो सकती। नीलेश जी ने मायरा की सिर को सहलाते हुए कहा। आपने मोम डैड की बात सुनकर मायरा थोड़ी शांत होने लगी। उसे भी आपने मोम डैड की बात सही लग रही थी। उसे मोक्ष को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। उसे ईशानी को मोक्ष की जिंदगी से कैसे भी करके दूर करना होगा और खुद की इम्पोर्टेंस को मोक्ष को साबित करना पड़ेगा। समीरा भी अपनी दी के पास बैठते हुए बोली, मोम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी, आपको रोना नहीं चाहिए बल्कि ये सोचना चाहिए कि मोक्ष जी की जिंदगी में से आप कैसे उस 2 कौड़ी की लड़की को निकाले। तभी वो कुछ सोचकर बोली, पर दीदी हमें तो लगता था ईशानी किसी मिडिल क्लास फैमिली से होगी, पर अगर सुपरस्टार दर्शित उस लड़की ईशानी की भाई है तब तो वो एक बड़े फैमिली की बेटी है, हम उसे लाइटली नहीं ले सकते। समीरा की बात सुनकर मायरा को भी याद आया कि हाँ, सुपरस्टार दर्शित ने सबके सामने ईशानी को अपनी बहन बोला है, तो वो भी मेहरा खानदान जैसी अच्छे खानदान से ही है। तभी नीलेश जी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोले, मेहरा खानदान ये तो इतना बड़ा खानदान नहीं है, पर बहुत जल्दी ये खानदान भी टॉप 5 बिजनेस खानदानों में शामिल होने वाला है। इनका बड़ा बेटा समीर एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और ये दर्शित तो उनके फैमिली का है, उसके पास भी अपना खुद का एक स्टार मैनेजमेंट कंपनी है। उनकी बात सुनकर संगीता जी बोली, तो क्या हुआ, वो हमारे बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, अभी तो वो बिजनेस की दुनिया में बहुत पीछे है। जरूर उस लड़की ने पैसों के लिए ही मोक्ष को फंसाया होगा ताकि उनका फैमिली बिजनेस आगे बढ़ सके। संगीता जी ने ये बात कुछ सोचते हुए बोली। उनकी बात सुनकर नीलेश जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं मायरा के दिमाग में भी यही चल रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर ईशानी से डील करना बहुत आसान होगा। तभी समीर कुछ सोचते हुए बोली, मेहरा फैमिली के 2 बेटे रिहान मेहरा और अयान मेहरा भी तो आए जी कॉलेज में ही पढ़ते हैं ना दी, जो कॉलेज में काफ़ी फेमस है और दोनों को हैंडसम हंग बोलते हैं। समीरा की बात सुनकर मायरा को भी याद आया, उसने अपनी सिर हिला दिया। दोनों के मन में कुछ शैतानी ख्याल चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की गार्ड्स ने सबसे पूछताछ कर लिया था और उन्होंने उन टीम के लोगों में से एक को पकड़ कर रखा था बहुत मार खाने के, और उस आदमी ने एक इंसान का नाम लिया था। वहीं ईशानी और दर्शित और बाकी सब वहां से निकल रहे थे। मोक्ष, वरुण और तेजस तो अब तक निकल गए थे क्योंकि वरुण को हॉस्पिटल भी जाना था और मोक्ष को अभी ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम बाकी था। तभी जैकी का फ़ोन रिंग हुआ। ये कॉल एक गार्ड के तरफ से था। जैकी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया तो उधर से गार्ड बोला, जैकी सर, ये बंदा किसी संग्राम मित्तल का नाम ले रहा है। वहीं बाकी सब वही बैठकर उनकी बात सुन रहे थे। दर्शित की आंखें सिकुड़ गई, ये नाम तो उसने पहले भी सुना है, पर ये तो एक छोटी सी कंपनी का ओनर है और उनके बीच या उनकी कंपनी के बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर ये इंसान उसे मरना क्यों चाहता है। ईशानी ने जैकी को कुछ इशारा किया तो जैकी अपने बॉस का इशारा समझ गया और गार्ड से बोला, उस इंसान से पूछो कि क्या उसने संग्राम मित्तल को देखा है और क्या उसने खुद इसे दर्शित सर को मारने के लिए बोला था। जैकी की बात सुनकर वो गार्ड ने हाँ बोल। तभी उधर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। एक गार्ड ने उस इंसान को मारते हुए बोला, क्या संग्राम मित्तल ने खुद आकर तुम्हें कहा था कि दर्शित सर के ऊपर अटैक करो, क्या तुमने उनका फेस देख था। तो वो इंसान में दर्द में चिल्लाते हुए बोला, नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। उस इंसान के चेहरे पर मास्क था जिसने हमें कांटेक्ट दिया था, पर उसने हमें अपना नाम संग्राम मित्तल बताया था। उसने हमें दर्शित सर के कार का एक्सीडेंट करने को कहा था ताकि किसी का भी शक ना जाए कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं। हमारे गैंग के एक दूसरे मेंबर ने उनके गाड़ी के साथ छेड़छाड़ किया था ताकि उनका कार सुनसान एरिया में रुक जाए और कार रुकते ही इसी का फ़ायदा उठाकर हम उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देते और सबको लगता कि कार की ब्रेक फेल होने की वजह से कार ट्रक से टकरा गई थी। पर पता नहीं कैसे उनका कार आया ही नहीं, जिस वजह प्लान फेल हो गया था, जिस वजह संग्राम मित्तल बहुत गुस्से में आ गया था और उसने हमें उसके पैसे लौटाने के लिए धमकी दिया, इसलिए मुझे यहाँ एक टीम मेंबर बनकर आना पड़ा। ईशानी ने इतना सुनने के बाद जैकी को फ़ोन रखने का इशारा किया तो जैकी ने फ़ोन रख दिया।
वहीं सब इस वक्त शक थे। दर्शित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्या वो कार काउंसिडेंटली खराब नहीं हुई थी बल्कि उसे किया गया था? अगर आज वो ईशानी को लेकर एडमिशन के लिए नहीं गया होता और कार कॉलेज में ही खराब नहीं हुई होती और वो ईशानी के कार से उसकी सिक्योरिटी के साथ नहीं आया होता तो क्या अब तक उसका एक्सीडेंट हो चुका होता? रेचल और निक और शुभम ही अभी वहां थे, वो तो सबसे ज्यादा शक थे। बाकी दर्शित के दोनों दोस्त चले गए थे। तीनों को हैरानी हो रही थी कि दर्शित के एक्सीडेंट की प्लानिंग भी पहले हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि दर्शित अपने कार से यहाँ आया ही नहीं, वरना पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। निक कुछ सोचते हुए दर्शित की तरफ देखकर बोला, ये संग्राम मित्तल, ये तो वही है ना जिसकी एक छोटी सी स्टार मैनेजमेंट कंपनी है? पर वो ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ? दर्शित के साथ उसका तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। रेचल भी बोली, हाँ सर, और जितना मैंने सुना है वो आदमी तो बहुत ही ईमानदार है। उसकी कंपनी में बस कुछ छोटे स्टार ही है, उस कंपनी को वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तभी दर्शित बोला, हाँ मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, उस कंपनी का तो हमारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करेंगे? ईशानी उन सब को देखते हुए बोली, बिल्कुल सही बात बोला आपने भाई, ये काम संग्राम मित्तल का नहीं बल्कि किसी और का है, जो आपके एक्सीडेंट का सारा ब्लेम संग्राम मित्तल पर डालना चाहता है। वरना जो इंसान अपने चेहरे ढक कर कॉन्ट्रैक्ट देने आया है, वो आपने नाम क्यों बताता? क्या वो इतनी बेवकूफ़ है जो खुद का ही नाम बता दे? ईशानी की आंखों में एक किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। वो जानना चाहती थी आखिर वो है कौन, जिसकी वजह से पिछले जन्म में उसका दर्शित भाई का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था, और जिसकी वजह से संग्राम मित्तल की फैमिली भी बर्बाद हो गई थी। कौन है जिसने दर्शित को मारने की कोशिश की थी? वैसे उसके लोगों ने कुछ लोगों के नाम तो बताया था जिनकी उसकी दर्शित भाई के साथ दुश्मनी थी। वो पार्टिकुलर इंसान कौन है अब तक पता नहीं था, पर बहुत जल्द पता चलने वाला था। वहीं ईशानी की बातों में लॉजिक था, इसलिए सब उसकी बातों से सहमत थे। सच में अगर चोर चोरी करने जाएगा तो चोरी करते हुए उन घर वालों को अपना नाम थोड़ी ना बताएगा। तुम सही बोल रही हो बच्चा, कोई अपना नाम उन्हें क्यों बताएगा जिन्हें वो मरने के लिए पैसा दे रहा हो? चैप्टर 138, सबका कंसर्न ईशानी के लिए। दर्शित ने मारा प्रिया को थापड़। तुम सही बोल रही हो बच्चा, कोई अपना नाम उन्हें क्यों बताएगा जिन्हें वो मारने के लिए पैसा दे रहा हो? दर्शित ने भी ईशानी को देखते हुए बोला। पर अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक और न्यूज आया जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा था। रेचल जो सोशल मीडिया देख रही थी कि दर्शित के फैंस कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हैरान हो गई। उसने जल्दी से फ़ोन दर्शित के सामने रख दिया और बोली, सर देखिए ये न्यूज। वहीं रेचल को इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। दर्शित ने फ़ोन देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वहीं बाकी सब भी उस पोस्ट और न्यूज को देखने लगे। सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी समझ गई थी कि उस मास्टरमाइंड ने अपना चाल चल दिया है। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि छोटी सी कंपनी की ओनर संग्राम मित्तल ने करवाया द सुपरस्टार डी.एम पर हमला। क्या थी दुश्मनी जिस वजह से संग्राम मित्तल ने मिस्टर दर्शित मेहरा पर हमला करवाया? क्यों किया संग्राम मित्तल ने साइनिंग स्टार की ओनर और सुपरस्टार दर्शित पर हमला? इन सारे हेडलाइंस को देखकर दर्शित के साथ बाकी सब भी हैरान थे। रॉकी दर्शित को देखते हुए बोला, ये कैसे हो गया? हमने जिसे पकड़ा है वो तो अभी भी गार्ड्स के पास है, तो ये न्यूज बाहर कैसे आ सकता है, और वो भी इतनी जल्दी? तभी एक वीडियो भी था जिस पर दर्शित ने क्लिक किया तो उसमें एक गुंडे जैसा दिखने वाला शख्स था जो बोल रहा था कि संग्राम मित्तल ने उसे पैसे दिए थे मिस्टर दर्शित को मारने के लिए। उसके कहने पर ही उसने आपने एक आदमी को मैनेजमेंट टीम में काम करने भेजा था। वहीं लोग ये न्यूज देखकर संग्राम मित्तल को भर भर के गालियां दे रहे थे। दर्शित के फैंस तो संग्राम मित्तल को जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए बोल रहे थे। ये सब देखकर तो दर्शित, रेचल और उसके दोनों दोस्त और बाकी सब भी परेशान हो गए। उन्हें पता नहीं था कि मास्टरमाइंड इतना चालाक है कि वो इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर देगा और उनके कुछ करने से पहले ही वो संग्राम मित्तल को फंसा देगा। अब तो मास्टरमाइंड को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। सबने ईशानी को देख जो अब भी शांत बैठी थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। दर्शित उसे देखते हुए बोला, तुम क्या सोच रही हो बच्चा? तभी जैकी भी बोला,
बॉस, अब तो ये न्यूज़ इतनी जल्दी वायरल हो गई तो हम उस मास्टर को कैसे ढूंढेंगे? उसकी बात सुनकर ईशानी टेडी स्माइल करते हुए बोली, वो मास्टरमाइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि शायद उसे पता चल गया है कि उस गैंग का एक मेंबर पकड़ा गया है। इसलिए उसने इतनी जल्दी में ये सब कर दिया, और उस गैंग मेंबर को भी उसने ही बोला होगा मीडिया और पुलिस के आगे संग्राम मित्तल का नाम लेने के लिए, ताकि सबका शक और गुस्सा संग्राम मित्तल पर निकले और उस मास्टरमाइंड का नाम इन सब में कहीं भी ना आए और वो इन सब से आराम से निकल जाए। पर अब वो और भी ज़्यादा बौखलाया हुआ होगा, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया, तो उसने कोई ना कोई गलती तो किया ही होगा या आगे करेगा। ईशानी ने जैकी को देखकर कुछ इशारा किया, जिसे जैकी समझ गया। उसने जल्दी से किसी को फ़ोन किया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। दर्शित और ईशानी और बाकी सब भी घर के लिए निकल गए। शिवम और अनुज, सोहन को ईशानी ने पहले ही सिक्योरिटी के साथ घर भेज दिया था। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी आकर मेहरा मैंशन के सामने रुकी। नंदिनी, ईशानी और दर्शित कार से बाहर आए और घर के अंदर चले गए। वहीं हॉल में सब बैठे हुए थे और न्यूज़ देख रहे थे। सबको संग्राम मित्तल पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक छोटी सी कंपनी की ओनर की हिम्मत कैसे हुई उनके बेटे पर हमला करवाने की। जब सबकी नज़र आते हुए ईशानी और दर्शित पर गई तो सब उनके पास चले गए। दर्शित और ईशानी, नंदिनी वहीं सोफे पर बैठ गए। दादी माँ कंसन होते हुए ईशानी को अच्छे से देख रही थी। बाकी सब सुकेत जी, आरती जी और तीनों भाई भी कंसन के साथ ईशानी को देख रहे थे। वहीं प्रिया जो अभी अभी नीचे आई थी वो नफरत से ईशानी को देख रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं दादी माँ? भाई और मैं हम दोनों बिल्कुल ठीक है, ईशानी ने दादी माँ की हाथ को प्यार से पकड़ते हुए बोली। तभी सबकी नज़र ईशानी की दाहिने हाथ पर लगे चोट पर गई, जिस पर बैंडेज बंधा हुआ था। दादी माँ चिंता से बोली, क्या हाथ में ज़्यादा चोट आ गई है बच्चा? क्या ये ज़्यादा दर्द कर रहा है? ये कहते हुए उनकी आंखें भर आए। वहीं दादाजी भी कंसन होकर बोले, बच्चा क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी? आरती जी भी खुद को रोक नहीं पाए। ईशानी की चोट देखकर उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो ईशानी को देखते हुए उसकी हाथ को पकड़ते हुए बोले, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है क्या? हम डॉक्टर को बुलाए? उनकी हाथ पकड़ने से पहले तो ईशानी हैरान हो गई, फिर उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने आरती जी की हाथ को खुद से दूर झटक दिया और उनकी तरफ बिना देखे बोली, क्या बात है मिसेस मेहरा, लगता है आप भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा था। मुझसे जितना हो सके दूर रहिए, और ये दिखाने के फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। बाकी सब भी चुप थे और उन्हें पता था कि ईशान की उनकी कंसन को दिखावा समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो किसी ने उसकी चोट पर इतना कंसन नहीं दिखाया था, तो अब वो इस सब को दिखावा ही तो समझेगी ना। आरती जी की आंखों से आंसू बह गए। वो अपनी खाली हाथों को देख रहे थे, जिसे उनकी बेटी ने झटक दिया था, पर इन सब में गलती तो उनकी ही थी ना। उन्होंने ही अपनी बेटी को खुद से इतना दूर कर दिया है कि आज वो उनकी जेन्युइन कंसर्न को भी दिखावा समझ रही है। सुकेत जी को पता था कि आरती जी को अपनी गलती का एहसास है कि उन्हें है, और ईशानी की बिहेवियर से उन्हें दुख हुआ होगा, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि आज इस हालत की जिम्मेदार तो वो खुद ही थे। उन्होंने आरती जी की कंधे पर हाथ रख दिया। आरती जी ने अपनी आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उन्हें इशारों में ही शांत रहने के लिए बोला। वहीं प्रिया को ये एक अच्छा मौका लगा। वो जल्दी से आगे आकर अपनी चेहरे पर मासूमियत लाते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोली, तुम मोम को इसी बातें क्यों बोल रही हो ईशानी? उन्हें तो बस तुम्हारी फिक्र है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ही सब घरवालों पर गुस्सा हो। मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, फिर भी सबने मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार दिया, और तुम्हारे आने के बाद तुम्हें इग्नोर कर दिया। पर क्या तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती हो? घरवाले तुम्हें बहुत प्यार करते। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर प्लीज़ तुम मोम, डैड और भाई से अच्छे से बात करो, उन्हें माफ़ कर दो। इतना कहकर उसने ईशानी की हाथ को पकड़ लिया। वहीं अगर कोई और ये बात सुन या तो ऐसा लगता जैसे प्रिया बहुत मासूम है, जो आपने मोम, डैड और भाई से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो उनकी तरफ से बोल रही है और इस घर से भी जाने को तैयार है। पर ईशानी और नंदिनी उसकी चालाकियां को अच्छे से समझ रहे थे कि प्रिया बस सबके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है,
और बातों ही बातों में वो ईशानी को ये भी याद दिला रही है कि उसके घरवाले उसे नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा प्रिया को प्यार करते हैं। और ये बातें तो दर्शित भी समझ रहा था। इस वक्त उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि प्रिया की बातें कितनी गलत है। ऐसे तो वो उल्टा ईशानी को ये याद दिलकर और भी गुस्सा दिल देगी कि कैसे उसकी आने के बाद भी सब प्रिया को ही प्यार करते थे और कोई भी उसे प्यार नहीं करता था और उसकी केयर नहीं करते थे। इस बातों से तो प्रिया ईशानी को सबसे और भी दूर कर देगी, कहीं उसकी बहन उससे भी दूर ना हो जाए। अभी अभी तो उसकी प्रिंसेस ने उसे एक्सेप्ट किया था, आज ही तो उसकी प्रिंसेस ने उसे भाई बोला था। वो फिर से अपनी बहन को पहले की तरफ खुद से नफरत करता हुआ नहीं देख सकता था। वहीं समीर की भी भौहें सिकुड़ गई थी, चाहे प्रिया की बोलने का तरीका कुछ भी क्यों ना हो। बट समीर भी समझ सकता था कि प्रिया की बातें सुनकर ईशानी शांत होने की जगह उल्टा और भी गुस्सा हो सकती है। वहीं प्रिया ईशानी की जख्म वाली हाथ को जोर से पकड़ रखा था। वो तो ईशानी को खुद जख्म देना चाहती थी। वो इस वक्त ईशानी के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। वहीं ईशानी तो अब भी इमोशनलेस थी। ये चोट तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने तो माफिया वर्ल्ड में कितनी गैंग को मार डाला था, जिसमें चोट तो उसे भी आई थी, और उसकी इसी बेरहमी की वजह से ही तो वो पूरे माफिया वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी। वो तो इस वक्त प्रिया साथ उसकी नाटक में शामिल हो रही थी। इस वक्त तो उसे एक मजेदार शो देखने का मन कर रहा था। ईशानी ने अपने हाथ को जानबूझकर टाइट कर दिया तो ईशानी की चोट से फिर से खून आने लगा। तो ईशानी ने आह लीव माई हैंड कहकर प्रिया की हाथ को झटक दिया। अब तक ईशानी के हाथ पर बंधा वाइट बैंडेज पर फिर से खून बहने की वजह से लाल हो गया था। ये देखकर दर्शित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं बाकी सब घर वाले भी गुस्से से प्रिया को घूरने लगे। प्रिया फिर से अपनी चेहरे को रोने जैसा बनाकर कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले दर्शित अपनी जगह से उठा और प्रिया की गाल पर एक थापड़ जड़ दिया। इस थापड़ की वजह से प्रिया का सिर एक तरफ झुक गया। उसकी गाल दर्द करने लगा था क्योंकि दर्शित ने पूरी ताकत लगाकर प्रिया को थापड़ मारा था। प्रिया ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से दर्शित को देखा। दर्शित ने उसे पहले वार्निंग दिया था पर ऐसे थापड़ नहीं मारा था। भाई आपने मुझे थापड़ मारा, ये कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू बह गए। ये बात कहते हुए भी उसे दर्द हो रहा था, पर उसकी आंसू से दर्शित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत के हुई मेरी बहन को दर्द देने की? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या उसकी हाथ में चोट है? तुमने उसकी हाथ को इतने जोर से पकड़ा, उसकी चोट से फिर से खून आने लगा है। इतना कहकर प्रिया को घूरते हुए दर्शित जल्दी से ईशानी के पास चला गया और उसकी हाथ को अपने हाथ में लिए देखने लगा। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाया, पर ईशानी ने उसे मना कर दिया और बोली, ये छोटी सी चोट है भाई, फिर से डॉक्टर को बुलाने ज़रूरत नहीं है, मैं घर में ही बैंडेज कर दूंगी। उसकी बात सुनकर दर्शित ने प्रिया को गुस्से से फिर से घूर कर देखा। फिर ईशानी की बालों को प्यार से सहलाते हुए एक मेड को फर्स्ट एड किट लाने के लिए बोला। वहीं बाकी सब चुप थे, किसी ने दर्शित के प्रिया को मारने पर कुछ नहीं बोला। चैप्टर 139 समीर की प्रिया को सुनाना, प्रिया की नफरत। वहीं बाकी सब चुप थे, किसी ने दर्शित के प्रिया को मारने पर कुछ नहीं बोला। सबको चुप देखकर प्रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। क्या उसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोलेगा? दर्शित भाई ने ईशानी के लिए उसे थापड़ मारा, फिर भी सब चुप है। अगर ये पहले की बात होती तो शायद सब प्रिया के लिए बोलते, पर इस वक्त तो सबका ध्यान सिर्फ ईशानी पर था। सब अपनी आंखों में कंसन लिए ईशानी को देख रहे थे। किसी को प्रिया की चिंता नहीं थी। ईशानी की हाथ से खून बहता देख सब घबरा गए थे। वहीं नंदिनी तो हैरानी से ईशानी को देख रही थी, पर वो अपने चेहरे पर अपनी हैरानी शो नहीं होने दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में प्रिया की इतनी औकात भी है जो वो ईशानी को चोट पहुंचा दे? वो भी जब तक ईशानी की मर्जी ना हो। ईशानी को तो बड़े बड़े चोट से भी फर्क नहीं पड़ा था। एक बार उसकी बाजू में गोली लगी थी, फिर भी वो इमोशनलेस बैठी थी, जैसे चोट उसे नहीं किसी और को लगी हो। पर आज उसकी मुंह से इस छोटी सी चोट के लिए आह कैसे निकल गई? अगर सच कहे तो वो भी इस वक्त प्रिया को 2 थापड़ लगा देना चाहती थी। चाहे ईशानी ने नाटक ही क्यों ना किया हो, पर ईशानी की हाथ से फिर से खून आता देख तो नंदिनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने ईशानी को देख जिसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल इमोशनलेस। नंदिनी ने सिर हिला दिया। उसकी डेविल दोस्त कब से नाटक करना सीख गई
और इस बारे में उसे कैसे पता नहीं चला। और अगर प्रिया को सबक सिखाना है था तो थोड़ा और नाटक कर लेती, ताकि इस प्रिया के ऊपर वो भी हाथ साफ कर सकती थी उसे थापड़ मार के। वहीं दर्शित ने ईशानी की बैंडेज को फिर से खोल दिया था। मेड अभी तक फर्स्ट एड किट ले आई थी। वो मैड और घर के बाकी मेड भी हैरान थे कि सब ईशानी को कितना प्यार करने लगे हैं। उन्होंने आज पहली बार दर्शित को प्रिया के ऊपर हाथ उठाते हुए देखा था। वो समझ गए थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं, अब किसी को प्रिया की ज़्यादा फिक्र नहीं है। वहीं प्रिया को सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेड भी उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सब ईशानी को कंसर्न भरी नज़रों से देख रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब ने उसे अकेला छोड़ दिया हो, किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है, सबको सिर्फ ईशानी की पड़ी है। और दर्शित भाई ने उसे थापड़ मारा, फिर भी किसी ने उन्हें कुछ नहीं बोला। क्या उसके पेरेंट्स और भाई अब उसे प्यार नहीं करते? पहले तो वो उसके ऊपर किसी की ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करते थे, तो क्या अब उनका सारा प्यार खत्म हो गया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं ईशानी की हाथ की चोट देखकर सबकी आंखों में नमी आ गई थी। भले ही ईशानी के लिए वो एक मामूली सी चोट हो, पर घरवालों के लिए तो वो एक बहुत बड़ी चोट थी। ऊपर से चोट से अब भी थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। कांच लगने की वजह से वो चोट कुछ ज़्यादा ही डीप लग रहा था। और तो और ईशानी की दूध जैसी गोरी हाथों में वो चोट बहुत क्लियरली दिख रहा था। इस वक्त तो बाकी घर वालों को भी प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिया की ईशानी के हाथ को जोर से पकड़ने की वजह से ही ये सब हुआ था। पर सच तो कोई नहीं जानता था, प्रिया की इतनी ताकत और औकात नहीं कि वो डेविल क्वीन को चोट पहुंचा सके। ईशानी तो प्रिया की खेल को ही खेलना चाहती थी। एक बार उसने खुद ही अपनी हाथ को इतनी टाइट कर लिया था कि उसकी चोट से खून बहने लगे। दर्शित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकला और ईशानी की चोट से बहते खून को साफ करने लगा। वो ईशानी की चोट पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे साफ कर रहा था, जैसे ईशानी कोई बच्ची हो और थोड़ी सी जोर लगाने पर उसे दर्द होगा। ईशानी को ये सब बहुत अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। वैसे पहले भी उसके सारे भाई उसकी फिक्र करते थे, उसके सारे दोस्त भी ऐसे ही उसकी ख्याल रखते थे, पर वो किसी को अपनी इमोशन नहीं दिखाती थी। पर आज पता नहीं क्यों दर्शित की बार बार अपने लिए केयर देखकर उसे अच्छा लग रहा था। पिछले जन्म में तो वो यही प्यार और अपने भाइयों के केयर के लिए तरसती थी, शायद इसलिए अब उसे दर्शित का उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। वहीं प्रिया अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लिए ईशानी को देख रही थी। उसका तो मन कर रहा था अभी इसी वक्त ईशानी को जान से मार दे। वहीं दर्शित ने ईशानी की चोट को साफ करके धीरे धीरे उस पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया, फिर उसे बैंडेज कर दिया। वहीं दादाजी बोले, बच्चा तुम्हें आराम करनी चाहिए, आज बहुत कुछ हो गया, तुम्हें चोट भी लगी है इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उनकी बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो अपनी जगह से उठ गई। तभी प्रिया, जो अभी तक नफरत से ईशानी को देख रही थी, तभी समीर की आवाज़ उसके कान में पड़ी। प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ईशानी से माफ़ी मांगना चाहिए? तुम्हारी वजह से उसे चोट लग गई फिर से। आपने समीर भाई की बात सुनकर प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या उसके समित भाई चाहते हैं कि वो इस ईशानी से माफ़ी मांगे? अब तो प्रिया को समित भी दर्शित की तरह पार्शियल लग रहा था। क्या उसे दर्शित भाई ने थापड़ मारा इतना काफ़ी नहीं है, जो अब उसे इस ईशानी से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी? उसे तो अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये बात समित भाई ने कहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को शो नहीं होने दे सकती थी, वरना उसकी अच्छी बनने की एक्टिंग का क्या होगा। वो जल्दी से आगे आकर बोली, सॉरी ईशानी, मेरी वजह से तुम्हें फिर से चोट लग गई, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। फिर भी दर्शित भाई ने मुझे थापड़ मारा, क्या अब तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उसकी बात सुनकर ईशानी को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। वो अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि प्रिया इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश कर रही थी। ईशानी उससे अपनी नज़रें हटाते हुए अपनी यूजुअल कोल्ड टोन और इमोशनलेस फेस के साथ बोली, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस प्रिया मेहरा। इतना कहकर ईशानी किसी को भी बिना देखे वहाँ से चली गई। उसके पीछे पीछे नंदिनी भी वहाँ से चली गई।
उन दोनों के जाने के बाद प्रिया मासूम बनते हुए रोने की नाटक करते हुए बोली, ईशानी मुझे माफ़ ही नहीं करना चाहती है। मैं कल उससे फिर से माफ़ी मांग लूँगी। मैं जानती हूँ मैं इस घर की अपनी बेटी नहीं हूँ। इस वजह से अब दर्शित भाई मुझे प्यार नहीं करते। आज पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, पर इसमें मेरी ही गलती थी। मुझे अनजाने में ही सही ईशानी को चोट नहीं देना था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी बेचारी हो और कितनी मासूम हो, जिस पर जुल्म किया जा रहा हो। प्रिया अपनी बातों से ये भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ईशानी की वजह से और प्रिया की इस घर की असली बेटी ना होने की वजह से दर्शित उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और उसे अनफेयर तरीके से ट्रीट करता है, जिस वजह से उसकी छोटी सी गलती पर भी दर्शित ने उसे थापड़ मार दिया। उसकी बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर भी दर्शित को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया की नाटक और इमोशनल ड्रामा को अब तो वो अच्छी तरह से समझने लगा था। पर सुकेत जी, आरती जी और रेहान, अयान को प्रिया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। पर वो दर्शित को भी कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो फिर से ईशानी को नाराज नहीं करना चाहते थे और ना ही दर्शित को। वहीं समीर को भी अब प्रिया की ये सारी बातें नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। वहीं दादाजी और दादी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। समीर प्रिया को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए गंभीर भाव से बोला, अब तुम्हें लग रहा है कि दर्शित ईशानी से ज़्यादा प्यार करता है, तो इसमें गलत क्या है? ईशानी हमारी खुद की छोटी बहन है। उसे प्यार करना और प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज है, जो हम में से किसी ने आज तक उसके लिए नहीं निभाया। और क्या बोला तुमने कि तुम इस घर की बेटी नहीं हो, जिस वजह से दर्शित तुम्हें प्यार नहीं करता? पर क्या तुम भूल गई हो कि ईशानी की हिस्से का सारा प्यार और केयर और लेविस लाइफ सालों तक तुम्हें मिला है? उसके आने के बाद भी उसकी हिस्से का सारा प्यार और अब कुछ सिर्फ तुम्हें मिला है। क्या इस बात से ईशानी को बुरा नहीं लगता होगा, दर्द नहीं होता होगा? फिर भी उसने वहां रहते हुए तो कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि तुमने उससे उसकी सारी खुशियां छीन लिया है। अरे तुम्हारी वजह से ईशानी हम सब से इतनी दूर हो गई। इस सब में तुमसे ज़्यादा गलती तो हमारी है, क्योंकि हम सब ने अपनी घर की बेटी, हमारी इकलौती बहन से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वो हमसे इतनी नफरत ना करती। अब जब सब ईशानी को प्यार कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वहीं सुकेत जी, आरती जी, रिहान और अयान समीर की बातें सुनकर चुप हो गए थे, क्योंकि समीर की सारी बातें सच थी। प्रिया को प्यार देने की चक्कर में वो सब अपनी खुद की बेटी को ही भूल गए थे। वहीं प्रिया को समीर की बातों से बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। ये सब प्यार और बाकी सब पर उसका हक था, ईशानी की नहीं। तो ये सब उसे ही मिलनी चाहिए थी तो मिली। अब वो फिर से यही सोच रही थी कि अगर ईशानी नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। आज भी सब कुछ सिर्फ उसका होता, किसी को भी कभी पता नहीं चलता कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है। वो रोते हुए फिर से मासूम बनते हुए बोली, पर भाई इन सब में मेरी क्या गलती है? मैं भी तो आपकी बहन हूँ, क्या अब आप भी मुझे प्यार नहीं करते? उसकी बात सुनकर समीर गहरी सांस लेते हुए बोला, जब ईशानी इस घर में आई तब भी हम सब तुम्हें अपनी मानते थे, जिस वजह से ही सब ने ईशानी को इग्नोर किया और तुम्हें बुरा ना लगे इस वजह से तुम्हें प्यार देते रहे। पर इन सब में हम सब ने अपनी बहन के साथ गलत किया, जिस वजह से वो हम सब से दूर हो गई है। और आज तुम्हारी बातें बहुत जायद प्रोवोकेटिव थी। फिर वो प्रिया की तरफ देखकर गुस्से से बोला, जब तुम ये बोल रही थी कि घरवाले ने उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया, उससे क्या ईशानी हम सबसे और ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगी? क्या तुम मेरी बहन को हम सबसे और भी दूर करना चाहती हो? क्या तुम चाहत हो कि वो हम सबसे और भी ज़्यादा नफरत करे? समीर की बात सुनकर अब सबको भी रियलाइज हो रहा था कि सच में प्रिया की बातें ईशानी को पास्ट की याद दिला सकती है। ऐसे में तो ईशानी उन सबसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। आपने भाई की बात सुनकर प्रिया हड़बड़ा गई। वैसे चाहती तो वो वही थी कि ईशानी को सारी पुरानी बातें याद आ जाए और वो घर वालों से और भी दूर हो जाए। वो अपने आप को संभालते हुए रोते हुए बोली, भाई मैं तो बस ये कह रही थी कि ईशा मेरी वजह से आप सबसे नाराज ना रहे। मोम, और आप सबको माफ़ कर दे। आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। अगर मेरी बातों से ईशानी नाराज हो गई होगी तो मैं फिर से उसे माफ़ी मांग लूँगी। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई। पर कोई भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे नहीं गया। प्रिया अपनी रूम में जाकर गुस्से से अपनी चीज़ों पर अपना गुस्सा उतारने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती।
मैंने इतना सब कुछ किया था उसे घरवालों की नज़रों से गिराने के लिए, वो सब अब वेस्ट नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो गुस्से से चीज़ों को फेंक रही थी, उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वहीं नीचे सुकेत जी दर्शित को देखकर गंभीर भाव से बोले, तुमने क्या सोचा है, तुम इस संग्राम मित्तल के साथ कैसे डील करने वाले हो, या फिर मैं ही उसके कंपनी को बैंकरप्ट करवा दूं? तभी रिहान भी बोला, हाँ भाई डैड सही कह रहे हैं, हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, उनकी जिम्मा कैसे हुई आप पर हमला करवाने की। बाकी सब भी दर्शित की जवाब का इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 140 कॉलेज ट्रांसफर। दर्शित का ईशानी को खाना खिलाना। मित्तल फैमिली सब दर्शित को देख रहे थे जो अब भी चुप था। तो दादाजी बोले, क्या हुआ दर्शित, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, या फिर तुम उससे अपने हिसाब से डील करने वाले हो? उनकी बात सुनकर दर्शित आपने सोच से बाहर आते हुए सबकी तरफ देखकर बोला, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दर्शित की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए, सब कंफ्यूजन से उसके ही तरफ देख रहे थे। समीर दर्शित की तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, कुछ ना करे का मतलब क्या है? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, वो भी 2 बार, और तुम उसे ऐसे ही जाने देने वाले हो? दर्शित ने सबको देखा जो उसे कंफ्यूजन भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर उसने बोला, संग्राम मित्तल असली कॉल्प्रिट नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, और वैसे भी मेरे कंपनी के साथ या मेरे साथ उनका कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको समझ आया कि दर्शित चुप क्यों है, अभी तक उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तभी अयान बोला, तो फिर भाई ये सब किसने किया है, और कौन है जो आपको मारना चाहता है, और आपने गुनाह किसी और के सिर पर डाल रहा है? उसकी सवाल सुनकर दर्शित बोला, अभी तक पता नहीं चला है, पर ईशानी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्दी पता चल जाएगा। दर्शित की बात सुनकर सब शक हो गए। उन्हें याद था कि ईशानी ने ब्रिजेश माथुर के साथ क्या किया था, जब उसे पता चला था कि ब्रिजेश माथुर ने निखिल सहगल पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश किया था। वो नहीं चाहते थे कि इस बार भी ऐसा हो, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी सुकेत जी बोले, और तुम इतने श्योर कैसे हो कि ये सब संग्राम मित्तल ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है? न्यूज में भी तो उसका ही नाम आ रहा है, और उस गैंग मेंबर ने तो खुद पुलिस के आगे कन्फेस किया है कि संग्राम मित्तल ने उन्हें पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। सुकेत जी की बात सुनकर दर्शित नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं, उनका एक गैंग मेंबर तो अभी भी ईशानी के गार्ड्स के कब्जे में है, और उन्होंने उसका चेहरा ही नहीं देखा जिसने मुझे मारने के लिए पैसे दिए थे। जो आपने चेहरा भी छुपा रहा है, वो क्या इतना बेवकूफ़ है को यूं ही अपना नाम बता देगा? दर्शित की बातों में लॉजिक था। सब दर्शित की बातें सुनकर अब उन्हें भी यही लग रहा था कि वो खुद अपने नाम क्यों बताएगा। तो बात तो क्लियर है कि किसी ने संग्राम मित्तल को फंसाने की कोशिश किया है, ताकि दर्शित भी उसके रास्ते से हट जाए और कल्प्रीत का नाम भी इन सब में सामने ना आए, क्योंकि सब तो अब तक संग्राम मित्तल को ही गुनहगार मान चुके होंगे। दादाजी सबकी तरफ देखकर बोले, ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते, तुम सब जाओ रेस्ट करने, इस बारे में हम सब कल बात करेंगे। दादाजी की बात सुनकर सब ने सहमत होते हुए अपना सिर हिला दिया। सब अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। उन सब ने भी न्यूज देखा था, उन्हें ईशानी के लिए चिंता हो रही थी, पर वो जानते थे कि जब तक वहां मोक्ष है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी मोक्ष अंदर आया। मोक्ष को देखकर कल्पना जी ने पूछा, बेटा तुम आ गए, हमने न्यूज देखा, कहीं ईशानी को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? मोक्ष कुछ बोलता, नव्या, दक्ष और कनक जी भी ईशानी के बारे में पूछने लगे। वो लोग मोक्ष को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से मोक्ष इरिटेट हो रहा था। तभी अखिलेश जी बोले, अरे आप सब उसे कुछ बोलने दोगे तो बोलेगा ना? उनकी बात सुनकर कल्पना जी ने अपनी आंखें छोटी करके उन्हें घूर कर देखा, फिर बोले, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम सब ज्यादा बोलते हैं? उनकी बातें सुनकर और उन्हें खुद को इस तरह देखता पाकर अखिलेश जी सकपका गए और झूठी हंसी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि आप ज्यादा बोलती है? मैं तो नव्या और दक्ष को कह रहा था, वो दोनों मोक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मोम या अपनी बीबी को बोल दे कि वो ज्यादा बोलते हैं। वहीं नव्या और दक्ष तो अपने डैड की बातें सुनकर हैरान हो गए थे। उनके डैड ने कितनी जल्दी बात बदल दिया। अरे उन दोनों ने तो बस एक ही बार पूछा है, जब उन दोनों ने ज्यादा बोला
अरे अगर आपको मोम से डर लगता है तो आपने बोला ही क्यों और अब हम पर बात डाल रहे हैं। दोनों मन ही मन बस यही सोच रहे थे। तभी दादाजी मोक्ष को देखकर बोले, बेटा क्या अभी ईशानी ठीक है? उनकी सवाल सुनकर बाकी सब भी मोक्ष की तरफ देखने लगे तो मोक्ष बोला, हाँ अभी वो ठीक है, उसकी हाथ पर चोट लगी है। मोक्ष की बात सुनकर सब रिलैक्स हो गए। उन्होंने न्यूज में मोक्ष को ईशानी को गोद में ले जाते हुए देख था, तब से कल्पना जी और कनक जी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। सबको लग रहा था कि कहीं ईशानी को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आ गई है। तभी नव्या खुशी से चहकते हुए बोली, भाई मैंने भाभी से बात की है, उन्होंने जी कॉलेज में एडमिशन लिया है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगी। फिर अपनी पप्पी फेस बनाकर बोली, भाई प्लीज मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए जी कॉलेज में। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया और बोला, ठीक है कल मैं तुम्हारी उस कॉलेज में ट्रांसफर करवा दूंगा। तभी दक्ष भी आगे आकर हंसते हुए बोला, भाई आप मेरा भी ट्रांसफर करवा दीजिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष उसे घूर कर देखने लगा तो दक्ष जल्दी से बोला, भाई ये तो मैं आपकी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं उस कॉलेज में रहूंगा तो आपका ही फायदा होगा। उसकी बात सुनकर मोक्ष बोला, और वो कैसे? मोक्ष की बात सुनकर दक्ष की आंखें चमक गई। वो मोक्ष को देखते हुए बोला, अगर मैं भी उसी कॉलेज में रहूं तो भाभी को दूसरे लड़कों से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। मैं किसी भी लड़के को भाभी के आसपास भी नहीं आने दूंगा और नव्या को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और आप ही सोचिए ना, भाभी कितनी खूबसूरत है और वो कितनी यंग एंड आउटस्टैंडिंग है। कोई भी लड़का उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। कॉलेज में शायद बहुत सारे लड़के उन्हें प्रपोज करे, इससे तो भाभी परेशान हो जाएगी। और आप भी 29 साल के हो। अगर भाभी को अपने एज की कोई लड़का पसंद आ गया तो एक बार सोचिए, क्या भाभी के जैसा दूसरी कोई लड़की कभी आपको मिलेगी? इसलिए कह रहा हूँ मेरा भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं भाभी और नव्या दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तभी कनक जी बोली, हाँ दक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, वो ईशानी और नव्या को वहाँ रहकर प्रोटेक्ट करेगा। कल्पना जी भी बोली, हाँ दक्ष सही बोल रहा है, वो ईशानी को प्रोटेक्ट करेगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू को कॉलेज में कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करे या परेशान करे। उन सब की बात सुनकर मोक्ष इरिटेट हो गया। वो जानता था उसकी बीबी कैसी है, कोई उसे परेशान नहीं कर सकता और उसकी बीबी उसे छोड़कर किसी लड़के के तरफ तो देखेगी भी नहीं। पर फिर भी वो नहीं चाहता था कि कोई भी लड़का उसकी बीबी की आसपास भी भटके। उसे तो ये सोचकर भी गुस्सा आता था कि लड़के उसकी बीबी को लाइन मारने की कोशिश करेंगे। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी बीबी को इम्प्रेस करने की कोशिश करे या प्रपोज करे, इसलिए वो दक्ष के भी ट्रांसफ़र के लिए मान गया। मोक्ष अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद दक्ष और नव्या खुशी से एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि अब वो कॉलेज में हर टाइम अपनी भाभी के साथ रह पाएंगे। सुबह का वक्त, मेहरा मैंशन। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज दर्शित ने अपने हाथों से ईशानी के लिए गाजर का हलवा बनाया था और इंटरनेट से देखकर एक इटालियन डिश भी बनाया था, और इसमें समीर ने भी उसकी मदद की थी। दर्शित ईशानी के पास बैठा था। ईशानी देख पा रही थी कि जब से वो दर्शित से बात करने लगी थी तब से उसका दर्शित भाई उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पर उसे ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, चाहे वो कितनी भी क्रूएल दूसरे के लिए क्यों ना हो, पर ये फीलिंग उसे अच्छी लग रही थी। दर्शित ने ईशानी की प्लेट में खाना सर्व किया और अपने हाथों से निवाला लेकर ईशानी के आगे कर दिया, क्योंकि वो ईशानी को अपने हाथों से ही खिलाना चाहता था, क्योंकि ईशानी की हाथ पर चोट लगी थी। सब घरवाले उन दोनों को देख रहे थे। दर्शित के साथ ईशानी की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता देख सब खुश थे, पर समीर, रिहान और अयान को थोड़ा दुख भी हो रहा था कि उनकी बहन ने सिर्फ दर्शित को माफ़ किया है, उन सबको नहीं। वहीं सुकेत जी भी खुश थे और थोड़ा दुखी भी थे। आरती जी की आंखों में नमी थी। वहीं प्रिया तो गुस्से और नफरत से ये सब देख रही थी। आज तक उसके दर्शित भाई ने इतने प्यार से उसके लिए तो कभी खाना नहीं बनाया, तो फिर ईशान के लिए इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? दर्शित भाई और बाकी सब भी, उसके समीर भाई ने भी आज ईशानी के लिए खाना बनाने में दर्शित भाई की मदद की, पर कहीं ईशानी गुस्सा ना हो जाए और समीर ने मदद की है सोचकर खाने से मना कर दे, इसलिए किसी ने भी ईशानी को इस बारे में नहीं बताया। उसे ये सब पार्टियालिटी लग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई या मोम डैड कोई भी ईशानी से प्यार करे। ये सब कुछ उसका था, तो ईशानी को क्यों उनका प्यार मिल रहा है?
वहीं दर्शित सोच रहा था कि ईशानी उसके हाथों से खाएगी या नहीं। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ईशान उसके हाथ से खाना खाने से मना ना कर दे। वहीं ईशानी दर्शित की आंखों में एक हिचकिचाहट देख पा रही थी। उसने कुछ नहीं बोला। दर्शित की हाथों से उसने निवाला खा लिया। ये देखकर दर्शित के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने इतनी खुशी कभी महसूस नहीं किया था। दर्शित ईशानी को खिलाने लगा। वहीं दादाजी और दादी माँ की होंठों पर स्माइल थी, ये देखकर कि ईशानी दर्शित के साथ घुल मिल रही है और ईशानी को दर्शित कितना प्यार दे रहा है। बाकी सब ने भी अपना अपना खाना शुरू कर दिया। बीच बीच में सब दर्शित और ईशानी को देख रहे थे कि कैसे ईशानी दर्शित की हाथों से चुपचाप खा रही है। नंदिनी भी ये देखकर हैरान थी क्योंकि ईशानी किसी की हाथों से खाना इतना पसंद नहीं करती थी, पर आपने चारों माँ की हाथों से वो चुपचाप खाना खा लेती थी जैसे अभी खा रही थी। बाकी तीनों भाई मायूसी से अपना खाना खा रहे थे। वो भी अपने हाथों से ईशानी को खिलाना चाहते थे, पर वो जानते थे ईशानी उनकी हाथ से एक निवाला भी नहीं खाएगी। ये सब उनके कर्म का फल था। पहले वो ईशानी को कभी अपने हाथ से नहीं खिलाते थे। अब ईशानी खुद उनसे बहुत दूर हो गई है, शायद उनसे वो कभी बात नहीं करेगी। अगर उस वक्त वो ईशानी को प्यार देते तो अभी दर्शित की तरह वो भी ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाते। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से विला में लिविंग हॉल में तीन लोग परेशान सी बैठे हुए थे। ये कोई और नहीं मित्तल फैमिली थी जो कल से परेशान थी। कल न्यूज वायरल होने के बाद सब परेशान थे। पुलिस उनके घर तक आ गई थी, पर संग्राम मित्तल घर पर नहीं थे क्योंकि वो किसी मीटिंग की वजह से दिल्ली गए थे। पर जब उन्होंने न्यूज देखा तो वो सुबह ही दिल्ली से मुंबई आ गए थे। अभी अभी ही वो अपने घर में पहुंचे थे। हॉल में उनकी वाइफ निधि जी और उनकी बेटी तापसी परेशान और डरे हुए बैठे थे। संग्राम जी को देखकर तापसी जल्दी से उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, पापा देखिए ना, ये लोग न्यूज में किसी बात कर रहे हैं। ये सब आपके नाम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। अपनी बेटी को रोता देख संग्राम जी को बहुत दर्द हो रहा था। जब वो मिडिल क्लास थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तब भी उन्होंने अपनी बेटी को किसी बात की कमी नहीं होने दी थी। वो तापसी के सिर पर प्यार से अपनी हाथ फेर कर बोले, हाँ बच्चा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, पर आप टेंशन मत लो, पापा सब ठीक कर देंगे।